দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। अच्छा देखो, हम लोग जो है यहाँ पर ब्रांच का इंडिपेंडेंट ब्रांच कर रहे थे। उसमें आज हम लोग इलास्ट्रेशन 9 करेंगे पहले, ठीक है। इलास्ट्रेशन 9 में देखो क्या है। ये क्वेश्चन बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक जो है वो रेक्टिफिकेशन है। तो एंट्री करते वक्त कुछ मिस्टेक हुआ है या ओमिशन हुआ है तो उसे हमें रेक्टिफाई करना है। देखो क्या बोला है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच के बुक्स में हमें एंट्री करना है टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। मतलब जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा वो ब्रांच के बुक्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं इलास्ट्रेशन 9। एंट्री होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। ब्रांच की बुक्स में एंट्री होगा। अच्छा देखो क्या बोला है, ब्रांच पेड 5,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस सुपरवाइजर, बट the amount paid by branch has been debited to salary account in the books of branch, ठीक है। तो देखो एक्चुअली हेड ऑफिस और ब्रांच ये दोनों के अंदर ट्रांजैक्शन अगर होता है उसके बाद भी अगर ब्रांच के तरफ से कुछ मिस्टेक हुआ है वो हमें रेक्टिफाई करने बोला है, ठीक है। तो अगर ब्रांच 5,000 सैलरी पे करेगा टू हेड ऑफिस सुपरवाइजर, तो हम लोगों ने कैसे सीखा था, किसका कैश आउटफ्लो हो रहा है, ब्रांच का। क्यों? क्योंकि वो क्या पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है। तो ब्रांच क्या लिखेगा अपने अकाउंट में, टू कैश कितना पे कर रहा है, 5,000, ठीक है। लेकिन एक्सपेंस उसका नहीं है, एक्सपेंस जो है वो उसका नहीं है, एक्सपेंस हेड ऑफिस का है, हेड ऑफिस के सुपरवाइजर के लिए पे कर रहा है। तो वो खुद एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेगा, एक्सपेंस कौन रिकॉर्ड करेगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा हेड ऑफिस, ठीक है। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस फिर इसे रिकॉर्ड करेगा इस तरीके से। देखो यहाँ पर हेड ऑफिस बोलेगा सैलरी अकाउंट डेबिट, ये होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हेड ऑफिस फिर क्रेडिट किसको करेगा, ब्रांच को, कि मेरा बिहाफ में ब्रांच ने पेमेंट किया है तो ब्रांच को मुझे बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। और ब्रांच बोलेगा हम हेड ऑफिस का एक्सपेंस पे किए, बाद में हेड ऑफिस से ले लेंगे। जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि अगर तुम लोग किसी फ्रेंड के बिहाफ में कुछ पे करते हो तो बाद में उससे पैसा लोगे, तो फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे ना। कैश पे तो किया है बट लेना किससे है, फ्रेंड से लेना है, ठीक है। वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है ब्रांच पेड 5,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस सुपरवाइजर, ये एंट्री होना चाहिए। बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, ये करेक्ट होना चाहिए था। बट ब्रांच ने क्या गलती किया है, ब्रांच ने क्या किया है, हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच की बुक्स ने ब्रांच को सैलरी को डेबिट किया है, मतलब ब्रांच ने ऐसा लिखा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच ने ऐसा लिख दिया, ये गलती कर दिया। अब हमें रेक्टिफिकेशन करना है ब्रांच की बुक्स में। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, तुम लोग चाहो तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो, बाद में कभी भी क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। जैसे हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन सीखा था तो वहां हम लोग क्या सीखते हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, उसके बाद रेक्टिफाइड एंट्री। तो आंसर तो रेक्टिफाइड एंट्री का होता है। तो हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री में क्या हो जाएगा, देखो हमें देखना चाहिए ब्रांच को क्या करना चाहिए था, हेड ऑफिस डेबिट, बट ब्रांच ने नहीं किया। तो रेक्टिफाइड एंट्री में हेड ऑफिस को हम लोग करेंगे डेबिट। तो ऐसे लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। अच्छा और क्या होना चाहिए, देखो हेड ऑफिस डेबिट नहीं किया, डेबिट कर देंगे। कैश क्रेडिट किया है, कैश क्रेडिट होना भी चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिट फिर किसे करना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देखो हेड ऑफिस को हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि हेड ऑफिस तो
सॉरी हम क्या बोल दिए, उल्टा बोल दिए शायद, ठीक है। तो देखो ब्रांच ने सैलरी टू कैश कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सैलरी जो है वो तो डेबिट नहीं होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हेड ऑफिस डेबिट होना चाहिए था, हेड ऑफिस को डेबिट करेंगे जो प्रीवियसली नहीं हुआ रेक्टिफाइड एंट्री में, और सैलरी को कर देंगे क्रेडिट, जैसे तुम लोगों ने रेक्टिफिकेशन सीखा हुआ है। तो सेम उसी प्रोसेस से हम करवा रहे हैं, कोई अलग प्रोसेस हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, वो बेस्ट होता है, ठीक है। उससे हम लोग का कभी गलत नहीं होगा आंसर। टू सैलरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसका नैरेशन लिखेंगे, नैरेशन लिखेंगे बी, जब भी सिर्फ जर्नल एंट्री होगा तो नैरेशन लिखना मैंडेटरी है, बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ, बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ सैलरी पेड ऑन behalf of हेड ऑफिस, हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोला है, सेकंड पॉइंट में हमें बोला है देखो कि एसेट परचेज बाय ब्रांच 25,000, ब्रांच ने एसेट परचेज किया है, बट द एसेट अकाउंट वाज रिटेन इन हेड ऑफिस बुक, बट हेड ऑफिस के बुक्स में एसेट अकाउंट रिटेन होता है। अच्छा यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ब्रांच ने उसका एंट्री नहीं किया या ब्रांच ने गलत एंट्री किया है, बस हमें ट्रांजैक्शन बता दिया। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है, तो इसका मतलब ब्रांच में इसका एंट्री नहीं हुआ होगा, अभी हमें एंट्री करने बोला है। तो देखो हम लोग पहले नॉर्मल देखेंगे कि अगर ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और ब्रांच में क्या एंट्री होना चाहिए। अब देखो क्या है, एसेट किसने परचेज किया है, ब्रांच ने परचेज किया है, ठीक है। तो ब्रांच के पास से कैश का आउटफ्लो होगा, अगर उसने कैश में खरीदा, अगर उसने चेक में खरीदा है तो वो टू बैंक कर देगा, अगर उसने क्रेडिट में खरीदा है तो टू क्रेडिटर कर देगा, क्योंकि परचेज कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, ठीक है। लेकिन एसेट अकाउंट मतलब जो अकाउंटिंग लेजर है वो कौन फॉलो कर रहा है, कौन बनाना है, हेड ऑफिस बना रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एसेट अकाउंट, यही तुम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था, देखो। तो ये एंट्री होना चाहिए। अब हेड ऑफिस क्या बोलेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच को क्रेडिट कर देगा, और ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस को डेबिट करेगा, ठीक है, ये होना चाहिए। अब गलती क्या हुआ है, देखो कुछ गलती नहीं बोला है, जैसे यहाँ पर बोला था कि ब्रांच ने गलती से सैलरी को डेबिट कर दिया है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ब्रांच ने ये एंट्री किया ही नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारा क्या होगा, मतलब ओमिशन है। रेक्टिफिकेशन किस चीज का करना है, बिकॉज ये ओमिशन है, तो हमें एंट्री अब पास करना पड़ेगा ये वाला, तो ये एंट्री हम लोग पास कर देंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक और टू लाइबिलिटी या क्रेडिटर बोल के, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे जैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन करते थे, कुछ नया चीज नहीं है, बस हाँ यहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांच का एंट्री कर रहे हैं। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश और बैंक और क्रेडिटर या फिर लाइबिलिटी, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, 25,000 यहाँ पर लिखेंगे, बी एसेट परचेस्ड बाय ब्रांच बट अकाउंट retained at हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। तो ये ओमिशन था, तो ये भी ओमिशन का रेक्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। अगर कुछ एंट्री ओमिटेड है तो उसका एंट्री तो हमें पास करना पड़ेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा एंट्री बोल रखा है, देखो यहाँ पर बोला है A remittance of 8,000 sent by branch has not been received by head office, फिर से हम यहाँ पर एक हेड ऑफिस का कॉलम बनाएंगे, एक ब्रांच का कॉलम बनाएंगे। अच्छा अब देखो बोल रहा है रेमिटेंस किसने किया है, ब्रांच ने, ब्रांच सेंड कर रहा है, रेमिट करने का मतलब सेंड कर रहा है, कितना 8,000, किसको कर रहा है, हेड ऑफिस को, ठीक है। लेकिन ये हेड ऑफिस के पास अभी तक पहुंचा नहीं है, नॉट रिसीव मतलब अभी तक नहीं जाके पहुंचा है, तो इसका मतलब रिसीवर पार्टी कौन है, रिसीवर जो है वो हेड ऑफिस है, ये कौन है, ये सेंडर है, ठीक है। अब ये बात हम क्यों बता रहे हैं, अगर तुम लोग लास्ट दिन का देखोगे
ठीक है, वहां पर मैंने इंडिपेंडेंट ब्रांच का जो भी जर्नल एंट्री सिखाया, उसके बाद मैंने दो स्पेशल केस लिया था, एक कैश इन ट्रांजिट और एक गुड्स इन ट्रांजिट, जहां पर मैंने बोला था कि हमेशा जो रिसीवर है वही एंट्री पास करेगा इन केस ऑफ इन ट्रांजिट। इन केस ऑफ इन ट्रांजिट वो गुड्स हो कोई या फिर वो कैश हो, ठीक है, कुछ भी अगर इन ट्रांजिट में है एनीथिंग, तो जो रिसीवर पार्टी है उसके बुक्स में एंट्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीवर पार्टी कौन है? हेड ऑफिस है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो बोल रहा है रेमिटेंस ऑफ 8,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, दैट इज रिसीवर पार्टी इज हेड ऑफिस, तो एंट्री इनको करना चाहिए। ठीक है, जो मैंने तुम लोग को सिखाया था। बट हमें क्या एंट्री करने बोला है? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, तो फिर ब्रांच की बुक्स में क्या होगा? नो एंट्री। ठीक है, ब्रांच की बुक्स में इसका कोई एंट्री नहीं होगा, इस बात को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें कोई एंट्री नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट 3 का आंसर क्या होगा? पॉइंट 3 का आंसर हो जाएगा नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच के बुक्स में ये थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन का कोई एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर में क्या बोला है। हेड ऑफिस कलेक्टेड 25,000 डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर ऑफ ब्रांच बट फेल्स टू गिव द इंटीमेशन टू ब्रांच। ठीक है, तो इसका मतलब हेड ऑफिस लिखते हैं यहाँ पर मैंने ब्रांच लिख दिया। ठीक है, पहले देखते हैं कि ऐसे ट्रांजैक्शन में एंट्री क्या होता है। ठीक है, मतलब जो करेक्ट एंट्री है वो क्या होगा? ब्रांच ने कलेक्ट किया, हेड ऑफिस ने कलेक्ट किया है 25,000, मतलब हेड ऑफिस के पास कैश आएगा या फिर बैंक आएगा। ठीक है, कितना कलेक्शन हुआ है? 25,000, इनके पास 25,000 आएगा क्योंकि कैश कलेक्टेड, बट कम्स इन डेबिट। ठीक है, देखो ये जर्नल एंट्री तुम लोग को सही रखना ही है, बिकॉज अकाउंट्स ऑल अबाउट जर्नल एंट्री ही होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर ऑफ ब्रांच, ब्रांच के कस्टमर से ले लिया, बट फेल्स टू गिव द इंटीमेशन टू ब्रांच, बट ब्रांच को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रांच में एंट्री मिसिंग है। ब्रांच में एंट्री मिसिंग होगा अगर हेड ऑफिस बोल ही नहीं रहा है ब्रांच को कि मैंने तुम्हारे कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया है, तो ब्रांच के पास एंट्री मिसिंग होगा। ठीक है, तो हेड ऑफिस डेबिट एंट्री तो पता चल गया, क्रेडिट किसे करेगा? क्रेडिट किसे करेगा? देखो हेड ऑफिस को पैसा मिला, किस बात का मिला? ये अपना पैसा है ही नहीं, ये ब्रांच का पैसा है, ब्रांच को दे देना पड़ेगा। अगर खुद का सेल होता तो सेल लिख देता, कैश टू सेल, खुद का सेल तो है नहीं। ठीक है, खुद का डेटर भी नहीं है कि डेटर को कैंसिल कर देंगे पैसा मिल गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? ब्रांच का डेटर है तो हमें लिखना पड़ेगा ब्रांच। ठीक है, टू ब्रांच, मतलब ये पैसा ब्रांच को दे देना है। ब्रांच मेरा लाइबिलिटी हो, मतलब क्रेडिटर हो गया कि मुझे ये पेमेंट ब्रांच को कर देना है। ठीक है, अब ब्रांच को ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, दैट्स व्हाई ब्रांच ने कोई एंट्री नहीं किया। तो अभी हमें पता चल गया, तो रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे? जो ओमिशन है उसे हम लोग अब एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या होना चाहिए? देखो, तो ब्रांच को अगर पता चलता तो ब्रांच क्या एंट्री करता? ब्रांच बोलता मेरा डेटर ने मुझे पेमेंट कर दिया, तो मुझे तो मेरे डेटर को कैंसिल करना पड़ेगा। जब कोई पेमेंट कर देता है तो उसका नाम जो है वो हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं ना। जैसे अगर छोटे छोटे दुकान में कभी जाते हैं, जैसे जो हम लोग के पाड़ा में दुकान रहता है ग्रोसरी वगैरह, मान लो अगर कहीं पर हम लोग उधार भी लेते हैं, मतलब जो खाता होता है ना वहां नाम लिखा हुआ रहता है, पेमेंट करने से हम लोग क्या बोलते हैं? काट दीजिए इसको, ये वाला हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, तो वैसे ही डेटर, डेटर को कैंसिल कर दिया जाएगा, कितने से? 25,000 से। ठीक है, अब ब्रांच के पास कैश नहीं आया, डेटर ने ब्रांच को नहीं दिया, दिया हेड ऑफिस को, तो ब्रांच क्या सोच रहा है? अच्छा वो पैसा हम हेड ऑफिस से ले लेंगे, तो हेड ऑफिस को क्या करेगा? डेबिट, क्योंकि डेटर बनाएगा। डेबिट यानी डेटर बना रहा है ना यहाँ पर कि हेड ऑफिस से कलेक्ट करेंगे, तो हमें एंट्री क्या करना पड़ेगा? दिस वन, बिकॉज हमें बोला है कि ब्रांच के बुक्स में जो भी एंट्री करना है वो दिखाओ। तो अभी हम लोग लिखेंगे हेड ऑफिस टू डेटर, यहाँ पर फोर्थ नंबर पे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर 25,000 being the amount of branch debtor collected by हेड ऑफिस। देख लेते लैंग्वेज सही हुआ कि नहीं, बीइंग द अमाउंट ऑफ ब्रांच डेटर, हाँ कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। देखते हैं फिफ्थ नंबर जो कि लास्ट एंट्री है, यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं।
रेमिटेंस ऑफ फंड बाय हेड ऑफिस, रेमिटेंस कर रहा है कौन? हेड ऑफिस फंड रेमिट कर रहा है टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस कुछ पैसा ब्रांच को भेज रहा है, ठीक है। 5000 कितना भेजा है? 5000 नॉट एंटर्ड इन ब्रांच बुक्स, बट ब्रांच ने अपने बुक्स में इसका एंट्री किया ही नहीं। उसे रेमिटेंस मिला हेड ऑफिस से, बट ब्रांच ने उसके अपने बुक्स में वो एंट्री नहीं किया। अगेन ओमिशन, तो अभी एंट्री कर देगा तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट करेगा, ठीक है। यहाँ बैंक लिखने का क्या जरूरत भी नहीं है। अब बोला नहीं है चेक आया है कि कैश आया है, वैसे कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, बैंक भी लिख सकते हो। कैश आ रहा है, ठीक है। कौन दिया? हेड ऑफिस। तो फिर हेड ऑफिस को क्या करना है? क्रेडिट करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इंडिपेंडेंट ब्रांच का जब हम लोग एंट्री स्टार्ट किए थे, जब जब हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, फिर सुनो, जब जब हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, तब तब हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच डेबिट या क्रेडिट होगा, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस डेबिट या क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा, तो यहां पर लिखेंगे कैश टू हेड ऑफिस, कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। एक्चुअली ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए क्या होगा ना, इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए हेड ऑफिस क्या हो जाएगा? कभी डेटर कभी क्रेडिटर, मतलब कभी उससे पैसा मिल रहा है कभी उससे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बी रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। ये एंट्री मिसिंग था, अभी एंट्री हो गई। अच्छा, बस इसमें और कुछ नहीं था, सिंपल रेक्टिफिकेशन बोला था वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 10 करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा पहले पढ़ लेते क्वेश्चन को। बोल रहा है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, नीचे एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एज एट 31 December 2001 हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर लिमिटेड एंड इट्स ब्रांच at a stage where the only adjustment requiring to be made prior to preparation of balance sheet for the undertaking as a whole are to be done। मतलब क्या बोल रहा है? ये नीचे एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, देखो हमें दिख भी रहा है, ये ट्रायल बैलेंस हम दिखाते हैं, ये देखो ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस कैसे होता है? पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये देखो, ये हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हेड ऑफिस का है, और ये बाकी इधर से इधर तक का ये ब्रांच का है, ठीक है। ये ब्रांच और हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है। कब का है? 31 मार्च 2000, कितना बोला है? 31 मार्च 2001, ठीक है। हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर लिमिटेड। ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है? मेजर लिमिटेड, मतलब कंपनी का नाम है मेजर लिमिटेड, इनके बुक से हेड ऑफिस और ब्रांच का जो है ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करके लिया गया है, एंड इट्स ब्रांच एट ए स्टेज वेयर द ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायरिंग टू बी मेड प्रायर टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। और बोल रहा है कि ब्रांच ऐसे एक स्टेज पे है, हमें क्या करना है, बोल रहा है कि ब्रांच एट ए स्टेज वेयर द ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायरिंग, सिर्फ कौन कौन से एडजस्टमेंट जरूरी है अभी हमें करना, टू बी मेड प्रायर टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बोल रहा है कि बैलेंस शीट प्रिपरेशन के पहले अगर कोई एडजस्टमेंट करने का रिक्वायरमेंट है ब्रांच की तरफ से तो वो करना पड़ेगा। फॉर द अंडरटेकिंग एज ए होल आर टू बी डन, मतलब क्या हो रहा है, ब्रांच का ही बात क्यों आया कि ब्रांच को एडजस्टमेंट एंट्री को ठीक करना पड़ेगा? देखो एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि हमें बैलेंस शीट क्या बनाना है? फॉर द अंडरटेकिंग, दैट मींस मेजर लिमिटेड का पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट, यानी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा। कंसोलिडेटेड मतलब कुछ हेड ऑफिस ब्रांच नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मेजर लिमिटेड का बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, एज ए होल। अगर पूरा बैलेंस शीट बनाना है तो हेड ऑफिस को सारे ब्रांच का डिटेल्स अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? उसे मर्ज करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री का जरूरत होगा तो वो हम लोग पास करेंगे, यही चीज बोल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक बार ट्रायल बैलेंस को रीड करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। शेयर कैपिटल, ये सिर्फ हमें हेड ऑफिस में ही दिखेगा, ब्रांच में नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्रांच के पास कुछ कैपिटल नहीं होता है। ब्रांच तो हेड ऑफिस से स्टॉक लेता है, हेड ऑफिस से कैश लेता है, फिर काम करता है। तो शेयर इशू करने का अथॉरिटी तो हेड ऑफिस के पास ही होगा, ब्रांच के पास तो होगा नहीं, ठीक है।
फिक्स्ड एसेट दोनों के पास ही रह सकता है, तो यहाँ दोनों के पास ही रह सकता है, जरूरी नहीं कि ब्रांच के पास वो ही हो, लेकिन हेड ऑफिस के पास जरूर होगा, ठीक है। ब्रांच के पास भी यहाँ पर है। करंट एसेट दोनों का ही है, ठीक है। करंट एसेट यहाँ एक नोट बना हुआ है ब्रांच के करंट एसेट में, तो नीचे हम लोग देखेंगे क्या नोट्स बना हुआ है। करंट लाइबिलिटी दोनों का ही है, हाँ हो सकता है, करंट लाइबिलिटी क्यों नहीं होगा। करंट एसेट मतलब क्या क्या हो सकता है, लाइक डेटर हो सकता है, कैश हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, तो ये तो सभी का हो सकता है, हेड ऑफिस का भी हो सकता है, ब्रांच का भी। करंट लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर हो जाएगा, बिल्स पेबल हो सकता है। हमें कुछ बोला नहीं है, हम जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है करंट एसेट और लाइबिलिटी में। हमें तो इंडिविजुअली दिया नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि करंट एसेट हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, एज वेल एज करंट लाइबिलिटी हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। स्टॉक रिजर्व यानी स्टॉक के अंदर छुपा हुआ प्रॉफिट, ठीक है, वो कौन रिकॉर्ड करता है, हेड ऑफिस, बिकॉज हेड ऑफिस ही चाहे तो ब्रांच को प्रॉफिट यानी कि लोडिंग लगा के स्टॉक ट्रांसफर कर सकता है, ब्रांच नहीं करता है नॉर्मली। तो हेड ऑफिस लोडिंग लगा के ब्रांच को सेंड करेगा, तो उसी को पता होगा कि स्टॉक में कितना लोडिंग लगा हुआ है। तो स्टॉक रिजर्व यहाँ पर देखो सिर्फ हेड ऑफिस के कॉलम में ही इसीलिए दिख रहा है, क्रेडिट दिख रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, ये हम लोग का लाइबिलिटी होता है। रेवेन्यू अकाउंट, ये इसका इतना रेवेन्यू है, इसका इतना रेवेन्यू है, ठीक है। फिर ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस अकाउंट। अब देखो, अगर ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन करता है, हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करता है, तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, पहले जर्नल एंट्री होता है, फिर उससे लेजर पोस्टिंग होता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। अगर जर्नल एंट्री में, जैसे अभी अभी हम लोगों ने ब्रांच का इतना सारा जर्नल एंट्री किया, ठीक है, अब हम लोग अगर अकाउंट बनाएंगे, इससे अगर हम लोग अकाउंट रेडी करते हैं, एक हेड ऑफिस अकाउंट बनेगा, एक सैलरी अकाउंट बनेगा, तो हुआ ना कि ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बनेगा, सिमिलर तरीके से हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसीलिए देखो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट, ठीक है। और ये अकाउंट हमेशा ऑपोजिट दिखेगा, ठीक है। ऑपोजिट मतलब अगर हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच जो है डेबिट दिख रहा है, तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस क्रेडिट दिखेगा। क्यों, क्योंकि देखो ओवरऑल क्या ट्रांजैक्शन होगा, या तो हेड ऑफिस को ब्रांच को पेमेंट करना पड़ेगा ओवरऑल एडजस्टमेंट के बाद, या फिर ब्रांच को हेड ऑफिस से पैसा मिलेगा, कोई भी एक ट्रांजैक्शन होगा। मतलब ये एक अलग एंटिटी, ये एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट हो रहा है। अब जैसे देखो हेड ऑफिस अपने बुक्स में अगर एंट्री किए जा रहा है, जैसे रुको हम लास्ट दिन वाला एंट्री का जो है वो पीडीएफ निकालते हैं, तो अच्छे से समझा पाएंगे। एक सेकेंड, एक मिनट। ये वाला शायद देखते हैं। हाँ ये देखो, हम ये बोल रहे थे कि हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का देखो, ब्रांच डेबिट हुआ, फिर ब्रांच डेबिट हुआ, फिर यहाँ ब्रांच क्रेडिट हुआ, फिर यहाँ ब्रांच डेबिट हुआ, तो ओवरऑल हेड ऑफिस जब अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट बोल के एक अकाउंट बनाएगा, तो वहां पर क्या क्या पोस्टिंग होगा, जैसा ट्रांजैक्शन है, लाइक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच ऐसे करके वो लिखेगा, ठीक है। फिर क्या लिखेगा, जैसे कैश टू ब्रांच है तो बाई कैश लिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच टू कैश है, फिर यहाँ टू कैश लिखेगा, इस तरीके से ट्रांजेक्शन। अब जब ये क्लोज होगा, या तो इसका बैलेंस डेबिट में आएगा या तो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। मतलब या तो ओवरऑल एडजस्टमेंट के बाद ऐसा होगा कि हेड ऑफिस को ब्रांच को पे करना है, या ब्रांच को हेड ऑफिस से पैसा मिलेगा, कोई भी एक आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसा आ रहा है, मान लो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट ओपन करेगा, सारी चीजों को लिखने के बाद उसका बैलेंस इधर आएगा, उसका बैलेंस जस्ट ऑपोजिट साइड में आएगा। क्यों आएगा, देखो अगर बाई बैलेंस सीडी का मतलब क्या हो गया कि ब्रांच से पैसा मिलेगा, क्योंकि ब्रांच क्या हो रहा है, देखो बाई बैलेंस सीडी मतलब इसे ब्रॉट डाउन करोगे तो टू बैलेंस बीडी, यानी हेड ऑफिस को ब्रांच से पैसा मिलेगा, तो ब्रांच के बुक्स में क्या दिखेगा कि उसे हेड ऑफिस को पैसा देना है, तभी इधर दिखेगा, डेबिट साइड दिखेगा ना। डेबिट क्लोजिंग डेबिट बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट ओपनिंग में क्रेडिट हो जाएगा ना, मतलब लेजर जब तुम लोग क्लोज करते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर है डेटर अकाउंट सपोज, ठीक है, तो डेटर टू सेल्स, यहाँ पर सेल लिख दिया 100 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर बाई कैश बोल के लिख दिया 80 रुपीज, तो बाकी बचा कितना, और भी 20 रुपीज, मतलब 100 रुपीज का सेल किया था, 80 हम लोगों ने
100 रुपीज का सेल किया था, 80 कलेक्ट हो गया, 20 अभी भी बाकी है, मतलब क्रेडिट साइड आया है ना, बैलेंस क्रेडिट साइड आया, बट बैलेंस है क्या, डेबिट बैलेंस, क्योंकि इधर ज्यादा था ना, इधर ज्यादा था, इसी से तो हम लोगों ने यहाँ पर 20 लिखा है, इसको एडजस्ट करके, मतलब 100 से 20 बन गया है तो बैलेंस डेबिट बैलेंस, लेकिन लिखा हुआ है क्रेडिट साइड। वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो इसका मतलब अगर हेड ऑफिस को ब्रांच को पे करना है तो ब्रांच बोलेगा कि मुझे हेड ऑफिस से पैसा मिलेगा, और अगर हेड ऑफिस बोलेगा कि ओवरऑल करके मुझे ब्रांच से पैसा मिलने वाला है, तो ब्रांच बोलेगा मुझे हेड ऑफिस को देना पड़ेगा। सिमिलर हुआ ना, अगर हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच डेबिट दिख रहा है तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस क्रेडिट जरूर दिखेगा, ऑपोजिट दिखेगा। तो यहाँ ऑपोजिट है, चलो अच्छा बात है, ऑपोजिट है, लेकिन अमाउंट जो है डिफरेंस है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अगर पूरा एडजस्टमेंट करके हम ये बोल रहे हैं, जैसे मान लो मैंने अभी डेटर अकाउंट बनाया था, ठीक है, ये डेटर का नाम है मान लो मिस्टर ए, ठीक है, मैंने मिस्टर ए का अकाउंट बनाया, मैंने बोला मैंने आपको सेल किया था 100 रुपीज का, आपसे कैश कलेक्शन मेरा हुआ है 80 रुपीज का, तो मेरा आपसे और भी कैश कलेक्शन बाकी है 20 रुपीज का, यानी इतना, ठीक है। तो अब ये मिस्टर ए जब अपने बुक्स में मेरा अकाउंट बनाएंगे, हम उनके लिए क्या है, क्रेडिटर, ठीक है। तो मिस्टर ए अपनी बुक्स में जब मेरा अकाउंट बनाएंगे तो मिस्टर ए क्या बोलेंगे, ये मिस्टर ए के बुक्स में हो रहा है, ठीक है, तो मिस्टर ए क्या बोलेंगे, मैंने परचेज किया, तो बाई परचेज बोल के वो कितना दिखाएंगे, 100 रुपीज, ठीक है, मैंने पेमेंट किया तो ये कितना दिखाएंगे, 80 रुपीज, तो मुझे और कितना देना है, 20। तो इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि मुझे उनसे 20 रुपीज मिलेगा मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए भी सिमिलरली बोलेंगे कि मुझे उनको 20 रुपीज देना है, ऑब्वियसली अलग तो नहीं होगा ना। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो रिसीवेबल हो या पेबल हो, ओवरऑल एडजस्टमेंट दोनों में सेम अमाउंट दिखना चाहिए, बट यहाँ नहीं दिख रहा है, सेम एंड ऑपोजिट दिखना चाहिए। देखो मेरा बाई बैलेंस दिया है, इनका टू बैलेंस, क्योंकि इनका पेबल है, मेरा रिसीवेबल है, तो वैसे ही ऑपोजिट तो होगा, करेक्ट बात है, बट ये अमाउंट जो है ये मिसमैच दिख रहा है, ये मिसमैच नहीं दिखना चाहिए, बट ये दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, ठीक है, जिस एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ पर बोला गया था, ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायरिंग, ठीक है। तो एडजस्टमेंट अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो हमें उसे करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो नोट नंबर 3 और नोट नंबर 2 बना हुआ है, ये नोट 3 और 2 हमें क्या बोल रहा है, वो हम लोग अगर यहाँ नीचे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, ये देखो क्या बोला है, ठीक है। ये नोट तो हम पढ़ के समझाते ही है, पहले यहाँ पर क्या बोला है ये पढ़ लो, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द एप्रोप्रिएट लेजर इन बोथ सेट ऑफ बुक्स। तो हमें ब्रांच और हेड ऑफिस, बोथ सेट ऑफ बुक्स मतलब ब्रांच और हेड ऑफिस के बुक्स में रिक्वायर्ड लेजर पोस्टिंग करना है। तो क्या लेजर बनेगा, पहले एंट्री के अकॉर्डिंग हमें जर्नल देखना पड़ेगा, जो जर्नल का अकाउंट होगा उसी से लेजर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले जो भी कंसेप्ट मैंने बोला उसका हम 3 नोट लिखवाएंगे, वो नोट लिखना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम लोग वो नोट लिखते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले नोट लिखेंगे, अभी मैंने जो समझाया कि दोनों के बुक्स में जो है ऑपोजिट वैल्यूज एंड सेम अमाउंट में दिखना चाहिए। तो पहला नोट, whenever branch is debited in head office books, the head office is credited in branch books and vice versa। देखो वही मैंने बोला कि whenever branch is debited in head office books, अगर ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस डेबिट हो रहा है तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच क्रेडिट होगा। जैसे देखो यहाँ पर गुड्स सेंड किया तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच डेबिट हुआ अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन, और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो पहला लाइन मैंने वही लिखा है, जब भी फॉर एनी केस ब्रांच अगर डेबिट होता है हेड ऑफिस के बुक्स में तो हेड ऑफिस ऑब्वियसली क्रेडिट होगा ब्रांच के बुक्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, हेंस we can conclude that head office balance in branch books and branch balance in
हेड ऑफिस बुक्स will be equal and opposite। अभी मैंने जो समझाया वही लिखा था कि भूल ना जाओ तुम लोग। देखो, hence we can conclude that head office balance in branch books and branch balance in head office books will be equal and opposite। ठीक है, हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी मिस्टर ए वाला एग्जांपल दिया, तो उनके बुक्स में 20 पेबल यानी कि 20 का जो है डेबिट साइड में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मेरे बुक्स में 20 रुपीज का क्रेडिट साइड में डेबिट बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए। नेक्स्ट नोट लिखेंगे, नोट नंबर 2। Since branch prepare its own ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का हम लोगों ने क्या सीखा था? इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब तो यही था ना कि जो ब्रांच अपना अकाउंट अपना ट्रायल बैलेंस खुद बनाता है। ठीक है, ये देखो मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने वही लिखवाया था कि ब्रांच अपना सारा अकाउंट खुद मेंटेन करता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस वगैरह सारी चीजों को खुद मेंटेन करता है। तो सिंस ब्रांच प्रिपेयर इट्स ओन ट्रायल बैलेंस एंड हेड ऑफिस इट्स ओन, और हेड ऑफिस अपना खुद का बनाता है ओन ट्रायल बैलेंस, hence we need to consolidate both of accounts for the purpose of financial statement। देखो मैंने क्या लिखा है, सिंस ब्रांच प्रिपेयर इट्स ओन ट्रायल बैलेंस एंड हेड ऑफिस इट्स ओन ट्रायल बैलेंस, दोनों अपना अलग अलग ट्रायल बैलेंस बनाते। क्यों? क्योंकि ब्रांच तो इंडिपेंडेंट है। ये देखो, हेड ऑफिस अपना बना रखा है, ब्रांच अपना बना रखा है। Hence we need to consolidate। अब हमें क्या करना है? दोनों को मर्ज करना है। कंसोलिडेट का मतलब कंबाइन करना है, मर्ज करना है, जो भी बोलो। ठीक है, बोथ ऑफ अकाउंट्स फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम लोग एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके, ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो। एक ही ऑर्गेनाइजेशन का 50 अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा, किसी का अगर 50 ब्रांचेस है तो 50 ब्रांचेस का 50 अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर लोगों को जो है समझने में काफी दिक्कत होगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है। तो कॉन्सोलिडेटेड तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और नोट नंबर 3, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी applied for consolidation। तो कंसोलिडेशन हमें करना है, ये तो समझ में आ गया। क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप हम लोग चेक करेंगे क्या हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के बुक्स में जो हेड ऑफिस का अकाउंट है वो अमाउंट में इक्वल और ऑपोजिट है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच इन ट्रायल बैलेंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट और नॉट। सबसे पहले चेक करना है, खुद से क्वेश्चन करना है। हम लोग चेक करेंगे कि ये देखो, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट ऑपोजिट और इक्वल है कि नहीं। ऑपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, ये आंसर आया हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा देन, अगर नहीं है तो रिकंसाइल करना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन एंट्रीज should be journalized। अगर नहीं है तो रिकंसिलिएशन एंट्री हमें जर्नलाइज करना पड़ेगा टू रेक्टिफाई
पेंडिंग एंट्रीज, अगर कोई पेंडिंग एंट्रीज है तो उसे भी हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट में, अब अगर इन ट्रांजिट कुछ आइटम है, जो कि मैंने लास्ट दिन भी लिखवाया था बट यहाँ भी एक बार लिखवा देते हैं, इन ट्रांजिट की वजह से भी हो सकता है कि हमारा बैलेंस मिसमैच हो रहा हो, ठीक है। तो अगर फॉर इन ट्रांजिट आइटम, अगर कुछ इन ट्रांजिट आइटम के लिए मिसमैच हो रहा है, एंट्री हमेशा पास करना है रिसीविंग पार्टी के लिए। एंट्री शुड बी इन बुक्स ऑफ रिसीवर, बुक्स ऑफ रिसीवर, रिसीवर के बुक्स में जो है एंट्रीज पास करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसी पॉइंट को हम लोगों ने जो भी यहाँ पर लिखा है, इसी के ऊपर बेस करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हमें तो दिख गया कि कंसोलिडेटेड कैसे करें, क्योंकि इन दोनों का बैलेंस ऑपोजिट तो दिख रहा है बट डिफरेंस हो रहा है अमाउंट में। अब नोट जो बना हुआ था उसको नीचे पढ़ेंगे। देखो नोट में क्या बोला है यहाँ पर। पहला बोल रहा है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस से ब्रांच में जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10%, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को जो भी स्टॉक ट्रांसफर करता है वो 100 प्लस 10% यानी 110 पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। एंड बोथ रेवेन्यू अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस चार्ज, तो दोनों ही अपना जो रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं, मतलब जो सेल्स का अकाउंट बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस चार्ज, मतलब जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है उसी बेसिस पे बनाते हैं। मतलब ब्रांच अपना जो रेवेन्यू अकाउंट बनाता है वो 111 में बनाएगा, 110 में बनाएगा, और हेड ऑफिस अपना 100 में बनाएगा, यही बोल रहा है। रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2001, बोल रहा है कि रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स, अच्छा हेड ऑफ, अच्छा ये जो बोल रहा है ना, ये देखो ये पॉइंट 2 जो है ये क्या बोल रहा है, ये हमें पता चलेगा अगर हम लोग यहाँ पर नोट्स नंबर 2 में जाएंगे तो किस बात के लिए बोल रहा है वो समझ में आएगा। ये देखो नोट्स नंबर 2 किस चीज का बना हुआ है, पहले देखो। नोट्स नंबर 2 बना हुआ है स्टॉक रिजर्व का। अब इसके रिगार्डिंग हमें बात बोला गया है कि ये स्टॉक रिजर्व क्या है, रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने जो स्टॉक सेंड किया था जो ब्रांच के पास पड़ा हुआ है, बिका नहीं, समझो। हेड ऑफिस के पास जो स्टॉक था वो हेड ऑफिस अपना स्टॉक ब्रांच को ट्रांसफर करता था लोडिंग लगा के, ठीक है। 10 रुपीज लोडिंग लगा के ट्रांसफर करता था। अब ब्रांच के पास वो स्टॉक रह गया है, हेल्ड मतलब ब्रांच होल्ड कर रहा है स्टॉक को, यानी सेल नहीं कर पाया। सेल कर लेता तो स्टॉक रिजर्व नहीं बनता, स्टॉक रिजर्व यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो क्योंकि सेल नहीं हुआ तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1 जनवरी का है, अमाउंट जो है वो वहां पर बताया गया, ये नोट का मतलब डिटेल्स दिया हुआ है। नोट नंबर 3 जो है उसमें यहाँ पर बोला है इंक्लूड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 4565, बोल रहा है। ये देखो नोट नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। नोट नंबर 3 जो है करेंट एसेट, करेंट एसेट में स्टॉक होता है तो वही चीज बोल रहा है। ये जो करंट एसेट है, नोट नंबर 3 करंट एसेट पे बना हुआ, बोल रहा है ये करंट एसेट में क्या है, गुड्स रिसिप्ट जो हुआ है हेड ऑफिस से इनवॉइस प्राइस का, उसमें से 4565 रुपीज का स्टॉक इसमें इंक्लूड है। करंट एसेट का जो वैल्यू है उसमें स्टॉक का वैल्यू इंक्लूडेड है ब्रांच का, और कौन कितने अमाउंट का, 4565, ठीक है। और इसमें क्या इंक्लूड होगा, लोडिंग इंक्लूड होगा, तो लोडिंग हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। गुड्स रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट 3641, गुड्स जो सॉरी इनवॉइस्ड, गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स इनवॉइस्ड किया है 3641 का, वेयर इन ट्रांजिट, मतलब ये क्या है, इन ट्रांजिट में। अब ये किसने इनवॉइस्ड किया है, मतलब सेंड किया है हेड ऑफिस ने, रिसीवर कौन है, ब्रांच है, तो ये एंट्री किसके बुक्स में होगा, ब्रांच के बुक्स में होगा। अभी अभी तो मैंने बताया, कल आगे के क्लास में ही बताया था, रिसीवर पार्टी के बुक्स में हमेशा इन ट्रांजिट का एंट्री होता है। At 31st December 2001, as was also remittance of 3,500 from branch, अच्छा, और यहाँ पर बोल रहा है कि रेमिटेंस एक मिलने वाला है ब्रांच से, किसको मिलेगा, फिर हेड ऑफिस को, तो इसमें रिसीवर कौन हुआ, हेड ऑफिस, तो ये किसके बुक्स में एंट्री होगा, हेड ऑफिस, ये ब्रांच के बुक्स में होगा। At 31st December 2001, the following transaction were reflected in the head office books but unrecorded in the books of branch, ये कुछ ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है जो हेड ऑफिस ने तो अपने बुक्स में एंट्री किया है बट ब्रांच के बुक्स में ये अनरिकॉर्डेड यानी मिसिंग है। परचेज प्राइस ऑफ लॉरी
which reached the branch on December 25th, a sum received on December 30, 2001 from one of the branch debtor 750. दो ट्रांजैक्शन बोला है, एक है कि लॉरी परचेज का और एक डेटर से पैसा मिलने का। बोल रहा है a sum received on December 30th, 2001 from one of the branch debtor. ब्रांच डेटर से 750 रुपीज हेड ऑफिस ने कलेक्ट किया, वो खुद ने एंट्री किया है बट उसने ब्रांच को नहीं बताया होगा, इसलिए ब्रांच के बुक्स में अनरिकॉर्डेड है। और इसके पहले वाला क्या था, द purchase price of lorry 2500 which reached the branch on December 25th। बोल रहे हैं कि एक लॉरी परचेस किया गया था और जो लॉरी जो है 25 दिसंबर को ब्रांच के पास पहुंचा, ठीक है, उसका एंट्री भी नहीं हुआ है, यही चीज बोल रहा है, उसका एंट्री भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो लॉरी किसने खरीदा होगा, लॉरी खरीदा है मतलब देखो लॉरी किसने खरीदा होगा, हेड ऑफिस ने, वही तो हेड ऑफिस ने एंट्री किया है बट ब्रांच को इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वही बोल रहा है। तो लॉरी खरीदा है हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ में, इसका मतलब। अब हम लोग को करने क्या बोला है, ये तो हमें नोट्स दे दिया, हम लोग को बोला है कि स्पेसिफिक लेजर बनाना है। तो लेजर कैसे बनेगा, ये ट्रांजैक्शन एंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग का लेजर बनेगा, ठीक है। ये जितने भी ट्रांजैक्शन है इसका जर्नल एंट्री हम लोगों को अगर पता होगा उसके रिगार्डिंग ही हमारा जो है लेजर बनेगा। अब देखो यहाँ पर बताया, यहाँ तक इंफॉर्मेशन दिया है, ये तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। बोल रहा है जो स्टॉक ट्रांसफर होता है हेड ऑफिस से ब्रांच में वो 100 प्लस 10% करके ट्रांसफर होता है। फिर ये जो है ये .2 जो है स्टॉक रिजर्व कब का है वो बता रहा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। और ये थर्ड पॉइंट भी एक इंफॉर्मेशन है कि करेंट एसेट में ये स्टॉक इंक्लूडेड है ब्रांच का जो कि उसने हेड ऑफिस से रिसीव किया हुआ था। फोर्थ नंबर में अगर हम लोग देखें कि ट्रांजैक्शन है, गुड्स इन ट्रांजिट का है और यहाँ कैश इन ट्रांजिट का है, ठीक है। तो अगर हम लोग एंट्री देखें तो ये देखो ब्रांच के पास ये स्टॉक पहुंचने वाला था, तो ये रिसीवर पार्टी के बुक्स में एंट्री होता है इन ट्रांजिट, तो ब्रांच के बुक्स में होगा क्या, ब्रांच के बुक्स में होगा गुड्स इन ट्रांजिट। ये कैश है कि गुड्स है वो पहले देख लेते हैं। गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस, अच्छा हेड ऑफिस ने स्टॉक भेजा है तो ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगा, ब्रांच रिसीवर होगा। अच्छा क्या रिसीव होगा, स्टॉक, तो ब्रांच अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ब्रांच अपने बुक्स में एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है, ये वाला। अच्छा और यहाँ पर ब्रांच से रेमिट होने वाला है 3500 हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ये दो एंट्री हम लोग कर सकते हैं। हमें बोला ही है ब्रांच और हेड ऑफिस की बुक्स में नेसेसरी लेजर बनाओ, ठीक है, तो हम लोग नेसेसरी लेजर बनाते हैं। चलो अच्छा सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच बना लेते हैं। यहाँ पर इलास्ट्रेशन टेप यहाँ लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और यहाँ पर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। हम दोनों साइड बाय साइड कर रहे हैं, तुम लोग नीचे नीचे चाहो तो भी कर सकते हैं। करने क्या बोला है, बोला है कि नेसेसरी लेजर बनाओ। अब लेजर क्या बनाएंगे, तो पहले जर्नल सोचो, तो हमें दो जर्नल मिला, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस और कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। तो गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस कौन करेगा, ब्रांच करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ब्रांच का रिसीव होने वाला था तो वैसे भी ब्रांच अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट थोड़ी ना ओपन करेगा, ब्रांच तो अपने बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट ओपन करेगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, तो एक हम लोग का हेड ऑफिस का अकाउंट बनेगा, यहाँ पर हम एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, हेड ऑफिस का अकाउंट बनेगा, और एक हम लोग का गुड्स इन ट्रांजिट का अकाउंट बनेगा। नेसेसरी लेजर में अभी तो मुझे दो ही मिला, और इधर हम लोग का एक ब्रांच का अकाउंट बनेगा, और यहाँ पर हम लोग का कैश इन ट्रांजिट का अकाउंट बनेगा, कैश इन ट्रांजिट। अच्छा पोस्ट भी कर लेते हैं एंट्री को, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट, यहाँ पर लिखेंगे एक सेकेंड, ठीक है, बाय गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक ही लिखा है मैंने, बाय गुड्स इन ट्रांजिट। अच्छा वो तो लिख देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें और एक चीज भी देखना पड़ेगा। देखो हम लोग पहले लेजर तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब हम लोग बाय गुड्स इन ट्रांजिट लिखेंगे, लेकिन जब भी हम लोग कोई लेजर ओपन करते हैं तो हमें देखना पड़ता है ना, अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, क्या ट्रायल बैलेंस में कोई इसका ओपनिंग बैलेंस है हेड ऑफिस का या गुड्स इन ट्रांजिट का या ब्रांच का या कैश इन ट्रांजिट का, तो देखते हैं कोई अकाउंट है कि नहीं।
हाँ है, ये देखो कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट तो है नहीं, क्योंकि वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में था, उसका एंट्री हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ ब्रांच अकाउंट है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट है, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ब्रांच अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है हम लोग का 31,536 डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग डेबिट साइड इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ब्रांच में लिखेंगे, डेट है 31 दिसंबर। ठीक है, ईयर एंड में कर रहे हैं, तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 31,536। सिमिलर वे में हेड ऑफिस का देखो, ब्रांच के बुक्स में देखो हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस है लेकिन क्रेडिट 22,645, तो सेम यहाँ पर भी डेट लिखेंगे 31 दिसंबर बाई बैलेंस बीडी 22,645। अब हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, अब एंट्री क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का हेड ऑफिस, ये देखो गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, मतलब बाई गुड्स इन ट्रांजिट होगा। ठीक है, बाई गुड्स इन ट्रांजिट होगा, तो ये लिख लेते हैं जो आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने लेजर बनाया था, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स इन ट्रांजिट। अच्छा, अमाउंट कितना था? 3641। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा हुआ, हम देख लेते हैं। ये देखो 3641। अच्छा, और ये 3500 कैश इन ट्रांजिट, तो ब्रांच ने क्या एंट्री किया होगा? हेड ऑफिस ने क्या एंट्री किया होगा? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ये एंट्री हो जाएगा बाय कैश इन ट्रांजिट बोल के, बाय कैश इन ट्रांजिट बोल के 3500। देख लो 3500 ही था। ठीक है, अच्छा ये 31 दिसंबर को होगा ये भी, और ये वाला भी 31 दिसंबर को होगा, सेम एंट्री। अब क्रॉस पोस्टिंग भी करेंगे ना, कैश इन ट्रांजिट को यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर को टू ब्रांच 3500, और यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर को टू हेड ऑफिस 3641। ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, और ये हो गया। ठीक है, 0.4 हम लोगों ने कर लिया। 0.5 में देखो कुछ एंट्री हेड ऑफिस ने किया है बट ब्रांच ने नहीं किया है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो जैसे कि लॉरी परचेज हुआ है। अच्छा, लॉरी परचेज हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है विच रीच्ड द ब्रांच ऑन December 25। अच्छा, जो जिसका डेटा ब्रांच के पास December 23 में 25 में आ पहुंचा है, और यहाँ पर ब्रांच डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ है। अच्छा, तो ब्रांच डेटर से पैसा कलेक्ट होने से हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? कैश टू ब्रांच डेटर। ठीक है, कैश टू ब्रांच डेटर बोल के एंट्री करेगा। तो ये एंट्री कौन कर रहा है? ये एंट्री कर रहा है हेड ऑफिस, और ब्रांच को क्या एंट्री करना चाहिए? हेड ऑफिस से हम पैसा ले लेंगे और मेरा डेटर कब हुआ है, टू डेटर। ठीक है, ये एंट्री किसको करना चाहिए? ये ब्रांच को करना चाहिए। ये किसको करना चाहिए? हेड ऑफिस। हम लोग को बोला लेजर पोस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ब्रांच की बुक्स में क्या अकाउंट ओपन करेंगे? हेड ऑफिस, जो कि ऑलरेडी ओपन है, और हम लोग एक डेटर अकाउंट ओपन करेंगे। क्या हमारे पास डेटर का लेजर है ट्रायल बैलेंस में? देखो डायरेक्टली डेटर का लेजर नहीं है, उसके बिहाफ में करंट एसेट बोल के लेजर है हम लोग के पास। ठीक है, तो डेटर करंट एसेट में इंक्लूड होता है, तो हम लोग लेजर करंट एसेट का यूज करेंगे। डेटर की जगह हम लोग करंट एसेट हाइफन देके डेटर लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रांच की बुक्स में क्या लिखेंगे? ब्रांच के बुक्स में लिखेंगे हेड ऑफिस के अकाउंट में टू डेटर, हेड ऑफिस के अकाउंट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर को टू, यहाँ पर करेंट एसेट, ऐसे करके करेंट एसेट बोल के लिख देंगे और हाइफन देके लिखेंगे डेटर। ये डेटर वाला ट्रांजैक्शन है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 750, ये हम लोग लिख देंगे 750। ठीक है, और हम लोग इसका मतलब एक डेटर का भी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा ब्रांच के बुक्स में, तो ब्रांच का बुक्स इधर हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक सन्ड्री, यहाँ पर करेंट एसेट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनेगा करेंट एसेट। अच्छा, करेंट एसेट, यहाँ पर करेंट एसेट का हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस था, तो एसेट तो डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, तो डेबिट साइड में एसेट को ब्रॉट डाउन करते हैं। तो देखो एसेट का वैल्यू कितना था? करेंट एसेट का वैल्यू था हम लोग का ब्रांच का 23,715, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 23,715, और ये हेड ऑफिस टू डेटर मतलब करेंट एसेट, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई हेड ऑफिस 31 दिसंबर बाई हेड ऑफिस, बाई हेड ऑफिस बोल के 750। ठीक है, 750 ये क्रॉस पोस्टिंग हो गया। देखो लेजर हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम
कोशिश करें कि तुम लोग जितने अच्छे से समझ पाओ। नॉर्मल जो जर्नल लेजर होता है वही हमें करना है, लेकिन ट्रांजैक्शन पढ़ पढ़ के उसका एंट्री दिमाग में रख के उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये रेमिटेंस है, रेमिटेंस बाय डेटर, चाहे तो लिख सकते हैं याद रखने के लिए, ये डेटर ने रेमिटेंस किया। अच्छा, अब सिमिलर तरीके से कैश टू डेटर बोल के एक अकाउंट जो है ब्रांच के बुक्स में होना चाहिए। ठीक है, कैश टू डेटर बोल के। अच्छा, तो यहाँ पर हेड ऑफिस के बुक्स में होगा कैश टू डेटर। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग कैश का अकाउंट और डेटर, कैश और डेटर ये दोनों, ये एक्चुअली हो जाएगा ब्रांच डेटर। बेसिकली ये क्या है, ब्रांच डेटर है, खुद का डेटर तो है नहीं हेड ऑफिस का, कैश टू ब्रांच डेटर। अच्छा, अब हेड ऑफिस का क्या करेंट एसेट अकाउंट है? हाँ है। अच्छा, और ब्रांच डेटर बोल के तो कोई हम लोग के पास यहाँ लेजर नहीं है कि हम लोग उसको ओपन कर पाए, तो हम लोग एक काम करते, बोला है देखो नेसेसरी लेजर बनाने के लिए, एप्रोप्रिएट लेजर, तो हम लोग वही लेजर बनाने का कोशिश करेंगे जो हमें यहाँ मिल जाएगा, ताकि हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस जो है लिख पाए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस जो है लिख पाए। तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ हम लोग का एंट्री क्या होगा, अगर ब्रांच का डेटर से पैसा कलेक्ट किया है हेड ऑफिस। अच्छा हाँ, एक चीज बोल दिया है, देखो ये हेड ऑफिस के बुक्स में रिकॉर्ड है, देखो 31 मार्च 2001 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्टेड इन द हेड ऑफिस, मतलब ये एडजस्टमेंट हेड ऑफिस के बुक्स में हुआ है, ब्रांच में नहीं हुआ है। अगर ये हेड ऑफिस के बुक्स में हुआ है तो इसका इंपैक्ट हम लोग का करंट एसेट में इंक्लूडेड होगा, तो हमें इसे नहीं करना पड़ेगा। बात समझो, हमें यहाँ पर बोला है कि ये एंट्री जो है डन है, ऑलरेडी किया हुआ है हेड ऑफिस में, तो ये यहाँ पर एडेड होगा, क्योंकि अगर एंट्री हो गया था, उसका लेजर बना था, और उसके लेजर अकाउंट से ही तो ट्रायल बैलेंस बना है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये इंपैक्ट है, तो हमें ये अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो हमें वही बनाना चाहिए जो एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, जो एडजस्टमेंट हो गया उसका अकाउंट बना के क्या होगा। अब ये लॉरी वाला देखो, तो लॉरी किसने खरीदा है, बोल रहा है कि द परचेज प्राइस ऑफ लॉरी जो है वो है हम लोग का 2500। ठीक है, अच्छा, तो लॉरी परचेज करने से एंट्री क्या होगा, लॉरी अकाउंट डेबिट, परचेज कौन किया है, परचेज हेड ऑफिस ने किया होगा, तभी तो बोल रहे हैं ब्रांच को भेज दिया गया लॉरी, तो हेड ऑफिस ने परचेज किया है, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, लॉरी टू हेड ऑफिस, क्योंकि बोला है ब्रांच के बुक्स में ओमिशन था, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच बोलेगा लॉरी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ठीक है, लॉरी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, परचेज प्राइस ऑफ लॉरी 2500 विच रीच द ब्रांच, ये परचेज प्राइस कौन बता रहा है, हेड ऑफिस बता रहा है कि हम लोगों ने ब्रांच के लिए एक लॉरी खरीदा जिसका परचेज प्राइस है 2500, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच बोलेगा मेरा एसेट आ रहा है, लॉरी अकाउंट डेबिट, उसके पास एसेट आ रहा है, लॉरी अकाउंट डेबिट कौन परचेज करे, खुद करता तो टू कैश लिख देता, ब्रांच कर रहा है तो टू, सॉरी हेड ऑफिस कर रहा है तो टू हेड ऑफिस लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग और एक अकाउंट बनाएंगे, ये कौन सा बुक्स है, ये है हम लोग का ब्रांच का बुक्स, तो ब्रांच के बुक्स में और एक अकाउंट बन जाएगा, इसके बाद लॉरी अकाउंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉरी टू हेड ऑफिस, लॉरी टू हेड ऑफिस बोल के कितना अमाउंट हो जाएगा, 2500, 31 दिसंबर। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये एंट्री हुआ, इसका क्रॉस पोस्टिंग भी करेंगे, इसका क्रॉस पोस्टिंग हेड ऑफिस में चला जाएगा बाई लॉरी बोल के, 2500। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये दो तो हो गया, अब ये देखो, ये वाला जो है ये 4 और 5 हो गया। अच्छा, ये जो है इनवॉइस प्राइस का स्टॉक बोल रहा है। हाँ, और एक पॉइंट हम लोग ओपन कर सकते हैं, जो नोट हमें दिया हुआ है, एक ये स्टॉक रिजर्व। ठीक है, ये एक स्टॉक रिजर्व का अकाउंट हम लोग ओपन कर सकते हैं, कौन ओपन करेगा, ये हेड ऑफिस ओपन करेगा, तो स्टॉक रिजर्व का एक अकाउंट ओपन करेंगे, जिसके लिए हमें नोट नंबर 2 दिया हुआ है, तो इसके नीचे यहाँ पर स्टॉक रिजर्व, क्योंकि उसका हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसका भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है उसी का हमें लेजर बनाना है, क्योंकि उसका एंट्री नहीं हुआ होगा। अच्छा, स्टॉक रिजर्व एक लाइबिलिटी है, उसका ओपनिंग हम लोग लिखते हैं, तो इसका ओपनिंग हो जाएगा 31 दिसंबर को, बाई बैलेंस बीडी बोल के, ये वाला हो जाएगा 693, 693
93, ठीक है। अच्छा, और स्टॉक रिजर्व में हमें क्या लिखना पड़ेगा? जो भी प्रॉफिट इंक्लूडेड स्टॉक है उसके बारे में हमें जो भी डिटेल्स मिलेगा वो लिखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर बोला है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो भी स्टॉक भेजा था उसमें से 4565 का स्टॉक जो कि इंक्लूडेड है, किसमें इंक्लूडेड है? ये थर्ड नंबर क्या था? करेंट एसेट ऑफ ब्रांच। देखो करेंट एसेट ऑफ ब्रांच जो है उसका डिटेल्स है, ये देखो करेंट एसेट ऑफ ब्रांच, ठीक है। तो ये जो हम लोग का 23,715 है, इसमें स्टॉक इंक्लूडेड है 4565, जिसमें हम लोग का जो है रिजर्व इंक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस हमेशा लोडिंग लगा के ही ब्रांच को भेजता है, तो हम लोग उस लोडिंग को क्या करेंगे? एलिमिनेट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्यों बनाते हैं? स्टॉक को एलिमिनेट करने के लिए, रिजर्व को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो 4565 में जो है रिजर्व होगा। अब देखो रिजर्व हम लोग का ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, तभी तो हम लोग रिजर्व को इधर लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर को हम लोग रिजर्व को एलिमिनेट कर रहे हैं। टू बैलेंस सीडी, देखते हैं कितना रिजर्व होगा। 4565। अच्छा, अब इसमें कितना रिजर्व होगा? क्योंकि ब्रांच जो है रिसीव करता है 110 में, तो ये 110 का वैल्यू होगा, तो 10 का जो वैल्यू है वही हम लोग का रिजर्व का वैल्यू होगा। समझो, हेड ऑफिस 110 में ब्रांच को भेजता है, जिसमें 10 जो है प्रॉफिट का पार्ट है, तो इसमें 10 जो है प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, तो हमें वही एलिमिनेट करना है। 4565 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो ये हो गया 415 यहाँ पर। अच्छा, और एक स्टॉक है जिसमें स्टॉक रिजर्व होगा, दैट इज ये वाला, ये जो इन ट्रांजिट वाला है 3641 का स्टॉक हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है, मतलब इसमें भी क्या होगा? ये गुड्स इन ट्रांजिट वाले में भी जो है रिजर्व इंक्लूडेड होगा सेम प्रोपोर्शन में। 3641 इंटू 10/110, तो देखते हैं कितना होता है। 3641 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, तो ये हो गया हम लोग का 331, ठीक है। अब इधर ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो आके क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, जो स्टॉक आके पहुंचेगा वो तो पहले क्लोजिंग स्टॉक ही बनेगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग स्टॉक रिजर्व किधर लिखेंगे? देखो ओपनिंग स्टॉक इधर लिखा जाता है, कोई भी लेजर में रूल्स क्या होता है, कोई भी लेजर का ओपनिंग स्टॉक इधर होगा और उसका रिजर्व इधर एलिमिनेट करेंगे, इसका रिजर्व इधर एलिमिनेट होगा, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि इधर होता है तो इसका रिजर्व इधर एलिमिनेट होता है। दोनों ही हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, इसीलिए हम लोगों ने दोनों का रिजर्व जो है इधर एलिमिनेट किया है, ठीक है। अच्छा, और क्या अकाउंट होगा और क्या इंफॉर्मेशन है? तो हम लोगों ने फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर कर लिया, थर्ड नंबर भी कर लिया। अब ये सेकंड नंबर में स्टॉक रिजर्व ही बोला था शायद, सेकंड नंबर का नोट देखते हैं, स्टॉक रिजर्व बोला था, हाँ स्टॉक रिजर्व बोला था, ये हम लोगों ने यूज कर लिया। अच्छा, और यहाँ पर बोला है रेवेन्यू, बोथ द रेवेन्यू अकाउंट हैव प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस चार्ज्ड, तो हम लोग एक रेवेन्यू अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं हेड ऑफिस का, तो यहाँ पर लिखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का एक लेजर बना लेते, क्योंकि पॉइंट 1 में हमें रेवेन्यू के बारे में बोला था। तो रेवेन्यू का देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 43,210, ठीक है, 43,210। अब ये हम लोग का क्रेडिट साइड में है, तो बैलेंस बाई साइड में लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी 43,210, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? अब एक एक अकाउंट को क्लोज करने से पता चलेगा। देखो और कोई लेजर नहीं होगा, क्यों? हम लोगों ने पॉइंट 1 2 3 4 सारे पॉइंट 5 अप टू 5 तक हम लोगों ने सारे पॉइंट कवर अप कर लिया, और इसी पॉइंट के बेसिस पे जो भी जर्नल एंट्री होने वाला था उसी का हमें लेजर पोस्टिंग करने के लिए बोला था। तो देखो सारे लेजर तो बन गए, अब हम लोग एक एक करके इसे क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्लोज करेंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी 31,536, 31,536 माइनस 3,500, 28, 31,536 माइनस 3,500, 28,036, ठीक है। ये हो गया, ये बैलेंस आ गया, ठीक है। ये हमें क्या बोल रहा है? देखो ये अकाउंट हमें क्या बोल रहा है?
ब्रांच का बैलेंस इतना दिख रहा था और कैश इन ट्रांजिट इतना था, तो एक्चुअली ब्रांच का बैलेंस दिखना कितना चाहिए, 2836 दिखना चाहिए, जो कि 31536 दिख रहा था। ठीक है, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट 31536 दिख रहा था, जो कि गलत है। वो एक्चुअली हमें दिखना चाहिए 28, ये दिखना चाहिए 28036, तो ये भी 28036 हो जाएगा। देखते हैं होता है कि नहीं, वही तो करना था हमें, ऑपोजिट और सेम बैलेंस दिखाना है। तो ये देखो, ये हम लोग का किधर आया है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, यानी ट्रायल बैलेंस में हम लोग इसे किधर लिखेंगे, ये हम लोग का डेबिट बैलेंस हुआ ना, क्रेडिट साइड में लिखा है डेबिट बैलेंस, तो हमें ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखना चाहिए। तो डेबिट में हम लोग का 28036 होना चाहिए। अब देखने वाला बात ये है कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्या ये भी उतना ही हो जाता है, तब हुआ रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अच्छा अब इसको क्लोज करेंगे, कैश इन ट्रांजिट इतना था, और इसको क्लोज करेंगे बाई बैलेंस सीडी बोल के 3500। ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट इधर ये वाला क्लोज करेंगे, स्टॉक रिजर्व, इतना स्टॉक रिजर्व टोटल कितना होगा 746। अब इधर है 746 और ये इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 746 माइनस 693, यानी 53 रुपीज। तो ये हम लोग का हो जाएगा 31 दिसंबर में। ये क्या लिखना पड़ेगा, बाई रेवेन्यू। क्यों बाई रेवेन्यू लिखेंगे, ये देखो बाय रेवेन्यू इसीलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि जैसे देखो हम लोग अगर सेल्स अकाउंट ओपन करते तो वहां प्रॉफिट दिखाते हैं ना, तो ये हम लोग का क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने, ये देखो ये हम लोग का एक्चुअली क्या है, स्टॉक रिजर्व इतना दिख रहा है, मतलब रिजर्व का अमाउंट इतना दिख रहा है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक में इतना रिजर्व और भी इंक्लूडेड है। तो ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट करने के बाद हमारा नेट जो रिजर्व है वो दिख रहा है 53, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया। बात समझो, एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया। जैसे मान लो कि अगर हम लोग का प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है तो उसमें मतलब लोडिंग इंक्लूडेड वाला जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो हमारा प्रॉफिट गलत दिखाता है। जैसे कि ये देखो, ब्रांच हेड ऑफिस ने ब्रांच को स्टॉक भेजा है 100 वाला स्टॉक 10 रुपीज लगा के, तो ब्रांच का 10 प्रॉफिट है, ब्रांच उसे सेल कर रहा है कस्टमर को और भी 10 रुपीज प्रॉफिट लगा के 120 पे, तो ब्रांच को लग रहा है प्रॉफिट 10 है, लेकिन हेड ऑफिस को पता है कि एक्चुअली प्रॉफिट कितना हो रहा है 20। तो लोडिंग जब तक एलिमिनेट नहीं होगा हमें ट्रू प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये लोडिंग का ओपनिंग बैलेंस और ये लोडिंग का क्लोजिंग बैलेंस दोनों को एडजस्ट करने से हमें ये पता चल गया कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो ये हमारा प्रॉफिट बता रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पर बाय रेवेन्यू बोल के क्लोज करेंगे। अब ये रेवेन्यू जो है यहाँ पर हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर पाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर को टू रेवेन्यू, टू यहाँ पर स्टॉक रिजर्व बोल के, टू स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा 53। अब ये बैलेंस करने से पता चलेगा कितना होगा, टू बैलेंस सीडी, ये हो गया 43,157, 43,210। जैसे हम लोग सेल्स का रेवेन्यू मतलब सेल्स वैसे ही। ठीक है, सेल्स इतना हुआ है, उसमें प्रॉफिट जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो इतना है, तो एक्चुअली इतना होगा। तो ये इससे माइनस होकर पता चल गया कि एक्चुअली सेल हम लोग का कितना हुआ है। तो हम लोग उस पे जो लोडिंग लगा हुआ है उसको हटा रहे हैं, क्योंकि जब कॉन्सोलिडेट करेंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए तो खुद का प्रॉफिट खुद थोड़ी ना दिखाएंगे, तब हेड ऑफिस थोड़ी ना प्रॉफिट इस तरीके से दिखाएगा। हेड ऑफिस जो प्रॉफिट इंक्लूड करके भेज रहा है वो तो उसे एलिमिनेट करके ही दिखाने का कोशिश करेगा ना, ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू बने बैलेंस शीट का। तो सही जो प्रॉफिट है वही दिखाना पड़ेगा। अब ये वाला क्लोज करते हैं, देखो इधर यहाँ पर हेड ऑफिस का ये टोटल करने से आ रहा है कितना 22,645 प्लस 3,641 प्लस 2,500 28,786 28,036 टू बैलेंस सीडी। ये देखो मैच हुआ, देखो ये अकाउंट देखो मैच हो गया, यहाँ पर भी 28,036, यहाँ पर भी 28,036। ये क्यों मिसमैच दिख रहा था, क्योंकि वहां पर डेटर का एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ था, गुड्स इन ट्रांजिट का नहीं किया हुआ था, लॉरी का नहीं किया हुआ था। तो ये देखो इसका क्रेडिट साइड बैलेंस आया, इसका डेबिट साइड, तो ऑपोजिट एंड सेम बैलेंस आ गया। अब ये वाला भी क्लोज कर लेंगे बाई बैलेंस सीडी 3641
अच्छा, अब ये वाला 750 और ये हम लोग का इधर हो जाएगा बाई बैलेंस CD, माइनस करने से 23,715 22,965 22,965। अच्छा, और लॉरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? लॉरी अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस CD, जो लॉरी बचा हुआ, बाई बैलेंस CD, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। एक बार ये क्वेश्चन ऑब्वियसली देखना पड़ेगा क्योंकि उतना आसान नहीं है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ का जो नोट्स है वो देख के, एंट्री को समझ के, उसके अकॉर्डिंग हमें लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसी तरह का और एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, इलास्ट्रेशन 11। देखो इसमें कैसे हुआ, इसमें क्या बोला है, KP manufactures a range of goods which it sells to wholesale customer only from its head office. In addition, the head office transfer goods to a newly opened branch at factory cost plus 15%. The branch then sells these goods to general public on only कैश बेसिस। तो हम पहले पैरा पे ना एक डायग्राम बना देते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन बोला है वो हम समझा देते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे इलास्ट्रेशन 11। पहले पैरा पे क्या बोला है, देखो केपी लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करता है कुछ स्टॉक, फिर वो होलसेल प्राइस में अपने कस्टमर को बेचता है ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। अच्छा, तो यहाँ पर बनाते हैं केपी लिमिटेड का हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस से किसको सेल होता है, कस्टमर को। ये मैंने डायग्राम बना लिया। कौन से प्राइस पे सेल होता है वो भी बताया है, होलसेल कस्टमर ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। होलसेल कस्टमर तो होलसेल प्राइस में बेचता होगा तभी होलसेल कस्टमर है, होलसेल प्राइस। ठीक है, होलसेल प्राइस में कस्टमर को बेचता है, जो कस्टमर उनके होलसेल कस्टमर है। हेड ऑफिस से होलसेल प्राइस में सेल होता है। इन एडिशन, इसके साथ साथ द हेड ऑफिस ट्रांसफर गुड्स टू ए न्यूली ओपन ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। अब ये कस्टमर को तो सेल करता ही है, अपना एक नया ब्रांच ओपन किया है, यहाँ पर दिखाते हैं, अपना एक नया ब्रांच ओपन किया है, उनको भी सेल करता है, ब्रांच को सेंड करता है। कितने में सेंड करता है, बोल रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15% लगा के भेजता है। तो सपोज फैक्ट्री कॉस्ट अगर 100 है, 15% यानी 115 में ट्रांसफर करता है, ब्रांच को 115 में रिसीव होता है। अच्छा, उसके बाद द ब्रांच देन सेल्स दिस गुड्स टू जनरल पब्लिक ऑन ओनली कैश बेसिस। फिर ब्रांच सेल करता है कस्टमर को। ठीक है, और कैसे सेल करता है, कैश सेल करता है, कैश बेसिस यानी कैश सेल करता है, ये बताया। तो ओनली कैश सेल, ओनली कैश सेल, कोई क्रेडिट सेल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पैरा 1 जो है उसको बना लिया। अब पैरा 2, सिर्फ पैरा 2 पढ़ेंगे। द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइन टू गिव ए फैक्ट्री प्रॉफिट विच एट अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। बोल रहा है कि सेल्स जो होलसेल प्राइस में होलसेल कस्टमर को सेल किया जाता है, उसके लिए जो सेलिंग प्राइस सोचा गया है वो कैसा है, 30% ऑफ सेल्स वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो प्रॉफिट कितना कमाते हैं जब भी होलसेल प्राइस में कस्टमर को बेचते हैं, तो 30% ऑफ सेल्स वैल्यू करके प्रॉफिट कमाते हैं, यही बोला है और तो कुछ बोला नहीं है। देखो बोल रहे 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट होता है 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो जो बोला है वही अभी लिखा है मैंने। The selling price to the general public is designed to give a gross margin, that is selling price less cost of goods from head office of 30% of the sales value। फिर से पढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक मतलब किसका बात हो रहा है, जनरल पब्लिक मतलब ये यहाँ पर। ठीक है, ये तो होलसेल कस्टमर है, ये अलग टाइप के कस्टमर हो गए जो जिनको होलसेल प्राइस में दिया जाता है, जिनसे प्रॉफिट कमाया जाता है 30% ऑन सेल वैल्यू, और ये सिर्फ हेड ऑफिस सेल करता है। और जो जनरल कस्टमर को, अब यही जनरल कस्टमर कैसे पता चलेगा, पहले वाले कॉलम में दिया हुआ था, ये जनरल पब्लिक को कैसे सेल करता है, ये है जनरल पब्लिक। ठीक है, जनरल पब्लिक,
जो कस्टमर है वो जनरल पब्लिक है, होलसेल वाले जनरल पब्लिक नहीं है, ये खुद ही किसी को सेल करते होंगे रिटेल में, तभी तो आके होलसेल में लेके जाते हैं, ठीक है। होलसेल में कौन खरीदता है, जो लोग खुद बिजनेसमैन है, ठीक है, वो बड़े बिजनेसमैन से खरीदते हैं। तो जनरल पब्लिक को ये कैसे सेल करेंगे, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइन्ड, कैसे डिजाइन किया गया है, टू गिव ए ग्रॉस मार्जिन, ताकि प्रॉफिट कितना मिले, बोल रहा है प्रॉफिट मिल जाए, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। तो ग्रॉस मार्जिन कितना होना चाहिए, बोल रहा है कि जीपी होना चाहिए, सेल्स वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस कितना है, 150, ब्रांच के लिए तो कॉस्ट 115 है, 115 मतलब बोल रहा है जिस कॉस्ट पे हमें स्टॉक मिल रहा है हेड ऑफिस से, वो सेल वैल्यू माइनस वो करके जो आएगा वही हम लोग अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है, ब्रांच बोल रहा है। अच्छा, इसके बाद देखो, ऑफ 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू, अच्छा, और इसको भी अगर रीड करें, टू गिव ए ग्रॉस मार्जिन 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू, और यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, जीपी हो जाएगा 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, ये बात भी बोला है, साथ ही साथ ये बात भी हमें बोल रखा है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का सेकंड पैरा। थर्ड पैरा में देखते हैं, केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का एक रेंटेड प्रीमाइसेस है, एंड लीज ऑल अदर टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, और बाकी फिक्स्ड एसेट को लीज में ले रखा है। द रेंट एंड हायर चार्जेस फॉर दिस आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड कॉस्ट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। बोल रहे ट्रायल बैलेंस में ओवरहेड बोल के जो लेजर यहाँ दिखेगा, ये देखो ओवरहेड बोल के, इसमें रेंट का और हायर चार्जेस का अमाउंट इंक्लूडेड है, ये बता रहा है। From the following information given below, you are required to prepare for the year ended 31st March 2001 in a columnar form a profit and loss account for head office, branch, entire business, बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर फॉर द एंटायर बिजनेस। तो हमें क्या बनाना है, पीएल बनाना है, हेड ऑफिस का, ब्रांच का और एंटायर बिजनेस का, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स मिला इससे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें कुछ वर्किंग नोट बनाना पड़ सकता है, तो वर्किंग नोट यहाँ बन जाएगा, वर्किंग नोट 1 2 3 करके, आई थिंक यहाँ पर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग पीएल बनाना, तो यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एपी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2001। अच्छा, क्योंकि हेड ऑफिस का भी प्रिपेयर करना है, ब्रांच का भी करना है, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का करना है, तो हम लोग इसको कॉलमनर फॉर्म में 3 कॉलम में कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हेड ऑफिस लिख देंगे जो हेड ऑफिस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ब्रांच लिख देंगे जो ब्रांच के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, और टोटल लिखेंगे जो ओवरऑल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलर तरीके से इधर भी लिखेंगे पर्टिकुलर, हेड ऑफिस, ब्रांच और टोटल। अच्छा, अब कैसे करके यहाँ पर सबसे पहले ट्रेडिंग का क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। अब देखो ये नीचे ट्रायल बैलेंस है, रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, स्टॉक, ये देखो ये ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या है, रॉ मटेरियल 1800 हेड ऑफिस का दिख रहा है, तो हेड ऑफिस में लिखेंगे रॉ मटेरियल 1800 हेड ऑफिस के कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ टोटल कॉलम में भी 1800 ही लिखेंगे, ठीक है, 1800। अच्छा, उसके बाद और कोई स्टॉक है, नीचे देखते हैं, फिनिश गुड्स है 13,000 और 9,200 दोनों का है, ब्रांच और डेटर का। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, 13,000 हेड ऑफिस का है और 9,200 ब्रांच का है, तो टोटल पूरे बिजनेस का है 22,200 हो गया। और तो कुछ है नहीं ओपनिंग स्टॉक। अब हम लोग लिखेंगे मेटेरियल परचेज्ड, ओपनिंग स्टॉक के बाद जैसे परचेज लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रॉ मेटेरियल परचेज, यहाँ हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, जगह नहीं होगा इसीलिए। 35,000 हेड ऑफिस का, तो हेड ऑफिस का मैंने लिख दिया 35,000, यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग 35,000 टोटल में। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 1,08,500, 2 डायरेक्ट वेजेस 1,08,500 टोटल में भी आ जाएगा 1,08,500।
अच्छा, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 39,000, ये भी हम लोग का ट्रेडिंग में आएगा। याद करो जब हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, ये नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, लेकिन अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है तो हम लोग ट्रेडिंग में लिखेंगे, ऐसा ही मैंने बोला था। ये देखो 39,000 फैक्ट्री ओवरहेड 39,000। अच्छा, और क्या होगा, नीचे देखते हैं और क्या बोल रखा है। डेटर ये बैलेंस शीट में जाएगा, कैश बैलेंस शीट में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी ये पीएल में जाएगा, तो पीएल को भी आगे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां लिखते हैं टू एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी। अच्छा, ये कितना कितना है, 13,900 और 4,000, 13,900 और 4,000, और दोनों ऐड करके हो जाएगा 17,900। अच्छा, इसके बाद सेल्समैन सैलरी, ये भी पीएल में जाएगा। टू सेल्समैन सैलरी, ठीक है, सेल्समैन सैलरी 22,500 6,200, 22,500 6,200, तो 22 और 6 मतलब ये कितना हो गया 28,700, ठीक है, ये हो गया सेल्समैन का सैलरी। अच्छा, इसके बाद सेलिंग ओवरहेड, अच्छा ये भी तो होगा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड। अच्छा, एक ही साथ दिया हुआ, ये भी हम लोग का पीएल का होगा, 12,500 और 2,300, तो हम यहाँ पर लिख देते सेलिंग ओवरहेड, ऐसे करके लिख देते, इतना बड़ा नाम लिखने का जगह नहीं है, ठीक है, इसीलिए 12,500 और 2,300, 12,500 और 2,300, तो दोनों टोटल करके 12 और 2 14,800। अच्छा, इसके बाद इंटर यूनिट अकाउंट, अच्छा इंटर यूनिट अकाउंट्स बोला है यहाँ पर 5,000 और 2,000। अच्छा, इंटर यूनिट अकाउंट का मतलब हो जाता है कि जब एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता है, ये बताएंगे क्या होगा। फिर कैपिटल बोला है, बैलेंस शीट में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1,200 बोला है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये भी हम लोग बैलेंस शीट में वहां पर एडजस्ट कर लेंगे कि कितना एडजस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेल्स, सेल्स बोला है 2,65,200, तो ये लिख लेते हैं ट्रेडिंग में बाई सेल्स बोल के। टू लैख और 65,200, 2,65,200, ये ट्रेडिंग में हो गया। अच्छा, गुड्स सेंड टू ब्रांच 46,000 और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500। अच्छा, ब्रांच ने गुड्स सेंड किया है 46,000 और गुड्स रिसीव्ड हुआ है हेड ऑफिस के पास 44,500। मतलब अगर हम लोग ब्रांच के यहाँ पर देखो बोल रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने सेंड किया है, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस ऐसे लिखेगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, क्योंकि वो सेंड कर रहा है तो वो कहां पर लिखेगा, देखो ब्रांच, इसका मतलब हम लोग जब डेबिट साइड लिख रहे हैं, सोचो तो डेबिट साइड में ब्रांच के लिए वो परचेज है, और सेल अगर लिखना है तो वो ये इधर लिखना पड़ेगा, हेड ऑफिस सेलर ब्रांच परचेजर है। जब हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो ब्रांच के अकाउंट में लिख रहे हैं, यानी ब्रांच ने परचेज किया है 46,000 का प्रोडक्ट, ठीक है, और हेड ऑफिस ने उसे सेल किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स ट्रांसफर, गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, ऐसे करके बाय गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, या फिर बाय गुड्स सेल टू ब्रांच, जैसा लिखना चाहो, बाय गुड्स सेल टू ब्रांच। ये हम लोग कितना लिखेंगे, हेड ऑफिस सेल कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 46,000 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 46,000 लिख दिया। अब ये हम लोग टोटल कॉलम में नहीं लिखेंगे, इसमें 2 पॉइंट मुझे बताना है, बताते। सबसे पहला बात है, मैंने 46,000 ही लिखा, 44,500 नहीं लिखा है, ठीक है, 46,000 ही लिखेंगे। ये इन ट्रांजिट वाला जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, वो हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पर इन ट्रांजिट दिया होगा, अभी आगे पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा, पहले हम ये बता देते हैं तुम लोग को कि 46,000 हम लोग यहाँ पर जो एंट्री कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि हेड ऑफिस ने सेंड किया है, ठीक है।
हेड ऑफिस ने सेंड किया है तो वो सेलर है, और ब्रांच ने परचेज किया है तो वो परचेजर है। तो परचेजर है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, सेलर है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब रहा बात, ये यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं टोटल कॉलम में, क्योंकि देखो अगर हम लोग मैथमेटिकली इसे समझे, टोटल कॉलम में यहाँ 46,000 लिखेंगे, यहाँ भी 46,000 लिखेंगे, तो ओवरऑल टोटल में तो कोई इंपैक्ट आने वाला है नहीं। तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। दूसरा बात ये है कि अकाउंट्स का रूल्स है कि हम लोग इंटर ट्रांजैक्शंस क्योंकि एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है, तो ये लिखना अलाउड नहीं होता है। तो जो इंटर ट्रांजैक्शंस है वो हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ 46,000, यहाँ भी 46,000, तो टोटल कॉलम में नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिविजुअली कॉलम में इसे दिखाना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया रीजन कि हम लोग ये वाला कभी भी टोटल कॉलम में नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ऑन 28 दिसंबर 2001 द ब्रांच रेमिटेड 1500 टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने 1500 हेड ऑफिस को रेमिट किया है, मतलब हेड ऑफिस को 1500 मिलेगा। ठीक है, ये कैश है, कैश इन ट्रांजिट है। And this has not yet been recorded in the head office books, but head office के books में ये entry नहीं हुआ है। ठीक है, also on the same date the head office dispatch goods to the branch invoiced at 1500। ये 1500 का स्टॉक किसने डिस्पैच किया है, हेड ऑफिस ने। एंड दिस टू हैव नॉट येट बीन एंटर्ड इन द इनटू द ब्रांच बुक्स। मतलब ये क्या है, ये गुड्स इन ट्रांजिट है, देखो डिस्पैच किया है बट इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एडजस्ट आइटम इन ट्रांजिट इन द बुक्स ऑफ रिसिपेंट। अगर ये कंपनी का पॉलिसी नहीं भी होता है तो हमें पता है जो रिसिपेंट पार्टी है उसी के बुक्स में एंट्री करना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग ये देखो ये किसके बुक्स में एंट्री होगा, ये रिसीव कौन कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है ब्रांच, तो ये ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगा 1500। अगर हम लोग यहाँ पर 1500 ऐड कर देंगे ना तो देखो कितना आता है, 44,000। यहाँ पर देखो 44,500 प्लस 1500 करने पे देखो कितना आ गया, 46,000। मैच हो गया। ये इसीलिए मैच नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर 1500 इन ट्रांजिट था, इसी वजह से मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर कैश इन ट्रांजिट है, इसका एडजस्टमेंट हम लोग बैलेंस शीट में करेंगे। ठीक है, और ये गुड्स इन ट्रांजिट का हमें ट्रेडिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉक रिलेटेड आइटम लिखते हैं। फिर यहाँ पर और एज वेल एज ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि ये सभी एडजस्टमेंट हमारा 2 बार होगा ना, जैसे फाइनल अकाउंट्स में होता है। द स्टॉक of raw material held at head office on 31st December was valued at 2,300। मतलब क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है किसका, हेड ऑफिस का, किस चीज का, रॉ मटेरियल का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, किस चीज का क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का। किसका है, हेड ऑफिस का। तो 2,300 यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग 2,300। ठीक है, जैसा बोला था। उसके बाद यू आर एडवाइज दैट देयर वेयर नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड एट हेड ऑफिस और एट ब्रांच। कोई भी स्टॉक लॉस नहीं है। ठीक है, इट इज केपी's प्रैक्टिस टू वैल्यू फिनिश गुड स्टॉक एट द हेड ऑफिस एट फैक्ट्री कॉस्ट। बोल रहा है कि ये केपी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका एक रूल्स है, क्या ये फिनिश गुड्स को कैसे वैल्यू करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में वैल्यू करते हैं। ठीक है, देयर वेयर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी का कुछ भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है ब्रांचेस एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू बोनस ऑफ 156 अंडर ए बाइलैटरल एग्रीमेंट। बोल रहा है ब्रांचेस एम्प्लॉय एंटाइटल मतलब उन्हें मिलने वाला है, अर्न हो गया है बट नहीं मिला है। अगर मिल जाता तो हमें इसका लेजर यहाँ पर दिखता। ठीक है, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये यहाँ पर हमें जरूर दिखता कि कितना बोनस पे हुआ है। मतलब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, मतलब पेबल है, पे नहीं हुआ है। तो बोनस कहाँ लिखेंगे, पीएल में, तो टू आउटस्टैंडिंग बोनस बोल के लिखना पड़ेगा, या फिर टू बोनस पेबल बोल के टू आउटस्टैंडिंग बोनस लिख देते हैं। किसको बोनस नहीं मिला, बोल रहा है ब्रांच इंप्लॉइज को, तो ब्रांच में लिखना पड़ेगा 156। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 156। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर और क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल का स्टॉक तो पता चल गया। अब हम लोग लिखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट जो ब्रांच का था, मैंने जो अभी यहाँ पर दिखाया, ये देखो ये तो कैश इन ट्रांजिट है 1500, दोनों ही 1500 है, बट ये गुड्स इन ट्रांजिट है जो ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगा 1500, तो हम लोग उसको यहाँ पर लिख लेंगे 1500। ठीक है, ये टोटल में कितना आ गया
1500 आ गया। तो ये हम लोग का गुड्स इन ट्रांजिट है। तो गुड्स इन ट्रांजिट को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की तरह दिखाएंगे, क्योंकि ये तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बन रहा है, ठीक है। ये किसी अकेले ब्रांच या हेड ऑफिस का नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हेड ऑफिस क्या बोल रहा है, मैंने इतने का स्टॉक भेजा है, और मतलब मैंने अगर 46,000 का स्टॉक ट्रांसफर किया है, किसको, ब्रांच को, तो ब्रांच को मैंने 46,000 का सेल किया है, और ब्रांच बोलेगा मैंने 46,000 का परचेज किया है, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बन रहा है, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। और गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो आज नहीं तो कल आ जाएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, जो हम लोग कल बोल रहे थे, तो एक्रूअल बेसिस पे, तो ये रिसीवेबल है, तो गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ पर दिखाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है वो हम लोग बैलेंस करके निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ये भी आएगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट देखो कैसे कैलकुलेट होगा, उसी का वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। हेड ऑफिस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो हेड ऑफिस ने कितना स्टॉक सेल किया है, एक तो किया है 2 लाख, ठीक है, और एक किया है 46,000, ये आउटर को, ये ब्रांच को। तो जब वो आउटर लोगों को सेल करते हैं तो 30% ऑफ सेल वैल्यू करते हैं, यानी हेड ऑफिस का प्रॉफिट ऐसे हो जाएगा 2 लाख का 30%, 2 लाख का 30%, ठीक है। ये आउटर लोगों को सेल किया है, जब ब्रांच को कर रहा है 46,000, तो उस पे कितना होगा, 46,000 पे हो जाएगा प्लस 46,000 इंटू, ब्रांच को कैसे सेल करता है, 115 में सेल करता है, 100 का चीज, यानी 15 प्रॉफिट है आउट ऑफ 115, ठीक है। तो ये 115 का वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कितना हो जाएगा। तो ये तो हो गया 30%, मतलब 60,000, मतलब कस्टमर, होलसेल कस्टमर को बेच के 60,000 का प्रॉफिट, और ब्रांच को सेल करके कितने का प्रॉफिट, 115 इंटू 15, तो ये हो गया 6,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 66,000 का प्रॉफिट जो है ये हेड ऑफिस ने अर्न किया है सेल करके, ठीक है। ब्रांच को सेल करके 15/115 क्यों, क्योंकि देखो जब भी वो ब्रांच को सेल करता है 15% प्रॉफिट लगाता है कॉस्ट पे, ठीक है। अब ये जो है ये तो सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस पे कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है, सेल प्राइस 115 होता है जब कॉस्ट 100 और 15 प्रॉफिट है, तो ये 115 का वैल्यू है, तो 15 का वैल्यू जो है वही प्रॉफिट होगा। तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि 66,000 जो है ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट है। ये हमें कहां से मिल रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1 से मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग ब्रांच का भी प्रॉफिट निकाल लेंगे इसी में, ठीक है। ब्रांच का भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ब्रांच का प्रॉफिट कितना होगा, ब्रांच ने कितना सेल किया है, ब्रांच ने सेल किया है 65,200, तो यहाँ लिख लेते हैं 65,200, 65,200। और ये कैसे सेल प्रॉफिट कमाता है, 30% ऑफ सेल्स वैल्यू बता ही दिया है, तो इस पे 30% लगाएंगे। $19,560, ये तो क्वेश्चन में बता ही दिया था, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 19,560, 19,560। अब दोनों का टोटल लिखेंगे, 19,560 प्लस 66,000, तो यहाँ पर हो गया 85,560। अब टोटल करेंगे तो 1,800, 13,000, $35,000, 1,08,500 और 39,000, 1,97,000 प्लस 66,000, 2,63,300, 2,63,300। अच्छा, 9,200, 46 प्लस 19,560, 74,760, और ये वाला हो जाएगा ये दोनों का एडिशन 3 लाख। अच्छा नहीं, इंडिविजुअली करना पड़ेगा ना, इसमें तो सारी चीज इधर नहीं लिखे हुए। 1,800, 1,800 प्लस 22,200 प्लस 35 प्लस 1,08,500 प्लस 39 का प्लस 85,560, 2,92,000
60, ठीक है। अब ये इधर चेक करेंगे कि बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं। देखो बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग देखोगे तो बैलेंस नहीं हो रहा है। ये फिनिश गुड्स का बैलेंस आएगा। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कोई स्टॉक लॉस नहीं है, मतलब कुछ एबनॉर्मल लॉस वगैरह नहीं आएगा। तो क्या बच रहा है? फिनिश गुड्स का स्टॉक। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का है तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग उसे लिखेंगे। क्योंकि WIP का तो कुछ क्लोजिंग नहीं होगा, वो भी हमें क्वेश्चन में बताया था कि देयर वेयर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाख, ये है 2,92,000। अब ये माइनस कर लेते हैं। 265,200 माइनस 2300 माइनस 1500, 2360, 292,60। अच्छा ये 74,760, 74,760 माइनस 65,200 माइनस 1500, 8060। अच्छा 8060। उसके बाद 2,46,000 प्लस 2300, 2,48,300 माइनस करना पड़ेगा 2,63,300 से 15,000। तो ये हम लोग का फिनिश गुड्स का बैलेंस आ जाएगा। तो देखो ये सिंपल था। हम लोगों ने क्या किया, जो पूरा कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट था वो बनाया। बाकी सारी चीज एडजस्टमेंट हमारा आसानी से लिख दिया हम लोगों ने। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो गुड्स सेल हुआ है, इंटर ट्रांजेक्शन हुआ है, वो पूरा पूरा लिखना है, चाहे रिसीप्ट हो या ना हो, ठीक है। और जो इन ट्रांजिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है। 1500 जो हम लोग का इन ट्रांजिट है, क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक की तरह होगा। जब आएगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो स्टॉक तो ट्रांसफर हुआ है, हाँ, भले ही वो इन ट्रांजिट है, ठीक है। अब ये हम लोग यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे बाई GP। 66,000, 19,560 और 85560। अच्छा अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जो भी स्टॉक रिजर्व है वो हम लोग हेड ऑफिस के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई स्टॉक रिजर्व, उसको एलिमिनेट करने के लिए। और अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व है तो लिखना पड़ेगा टू स्टॉक रिजर्व। हाँ, स्टॉक रिजर्व तो जरूर है, क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को प्रॉफिट लगा के ही स्टॉक भेजता है, ठीक है। अब कितना स्टॉक रिजर्व होगा, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? अच्छा देखो, कितना स्टॉक रिजर्व होगा वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कहाँ चला गया, ये देखो कितना स्टॉक है ओपनिंग में। हेड ऑफिस का है इतना, हमें ब्रांच का देखना चाहिए, ठीक है। तो ब्रांच का है, और क्लोजिंग 8060 है, और यहाँ पर 1500 है, ठीक है। 8060 और 1500 है। पहले हम लोग ये वाला लिख लेते, क्लोजिंग वाला इधर एलिमिनेट कर लेते। और ओपनिंग का हमें यहाँ कुछ बोला नहीं है कि ओपनिंग में कितना है, लेकिन यहाँ हमें दे दिया है, ये देखो स्टॉक रिजर्व, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज स्टॉक रिजर्व 1200। देखो यहाँ दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें हेड ऑफिस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो जैसे प्रोविजन मैंने बोला था ना कि हम लोग बाई साइड में उसे ब्रॉट डाउन कर सकते, वैसे लिख सकते हो, या फिर इससे एडजस्ट करके नेट भी यहाँ लिख सकते हो। अगर हम लोग ये ओपनिंग वाला चाहे तो लिख सकते हैं इधर, ठीक है। ये इधर हम लोग हेड ऑफिस के कॉलम में लिख देंगे, यहाँ टोटल में हेड ऑफिस के कॉलम में लिख देंगे, ये एक ऑप्शन है। दूसरा है कि करेंट जो स्टॉक रिजर्व है वो फाइंड आउट करके उसका उसके साथ लेस करके एडजस्ट करके भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक तरीके में हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में कौन से स्टॉक में स्टॉक रिजर्व रहेगा, जिस जो ब्रांच के पास स्टॉक है। अब फिनिश गुड्स में होता है तो ये देखो रॉ मटेरियल में तो होगा नहीं, और ब्रांच वैसे भी रॉ मटेरियल परचेज नहीं करता। ये जो इन ट्रांजिट है इसमें भी स्टॉक रिजर्व होगा, ये जो फिनिश गुड्स है इसमें भी स्टॉक रिजर्व होगा। मतलब 8060 प्लस 1500 में स्टॉक रिजर्व होगा। तो हम यहीं पर कर लेते हैं 8060 प्लस 1500, कितना स्टॉक रिजर्व होगा 15/115, क्योंकि 115 में स्टॉक ट्रांसफर होता है। तो 8060 प्लस 1500, ये 115 का वैल्यू है, क्योंकि ब्रांच 115 में रिसीव करता है, तो वही उसका कॉस्ट हो गया इनटू 15। तो स्टॉक रिजर्व आ रहा है 1247, 6.9 यानी 1247। कौन रिकॉर्ड करेगा, हेड ऑफिस। 1247 यहाँ पर भी लिखेंगे 1247, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, इसको क्लोज करके यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 67,200, 19,560, और ये हो जाएगा 06,768, 86,700,
86,700, 19,560, 67,200 टू नेट प्रॉफिट बैलेंस करके आए। देखते हैं कितना आता है। 13,900 प्लस 22,500 प्लस 12,500 प्लस 1247 माइनस 67,200, तो ये हो गया 17,053। अच्छा 4 और 6 10,200 मतलब 12,500 प्लस 156 माइनस 19,560 यानी 6904। 17,900 प्लस 28,700 प्लस 14,800 प्लस 156 प्लस 1247 माइनस 86,700 23,897 और एक बार करते हैं, आंसर मैच नहीं। 17,900 प्लस 28,700 प्लस 14,800 प्लस 156 प्लस 1247 माइनस 86,760 86,760 minus 17,900 minus 28,700 minus 14,800 minus 156 minus 1247 23,957। अब सही आया 23,957। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो भी निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, देखो स्टॉक रिजर्व इधर लिखे। अब हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम लोग 1247 इधर लिख रहे हैं और इधर 1200 लिख रहे हैं, इसके जगह हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको नेट कर सकते हैं। 1247 और 1200 को बैलेंस करके 47 आएगा, तो सिर्फ इधर 47 लिख के भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल में 1200 कम हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस करोगे तो सेम ही चीज आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग डेटर का प्रोविजन मैंने बोला था ना, ओपनिंग इधर लिख के न्यू इधर लिख के भी एडजस्ट कर सकते हो या न्यू से माइनस करके भी कर सकते हो। तो एक ही बात है, जैसा करना चाहो ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऐसे मैंने रफली लिख दिया है। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट का जो भी आइटम है वो आ जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल ये नहीं आएगा, डायरेक्ट वेजेस ये ओपनिंग स्टॉक है ये नहीं आएगा, डेटर आ जाएगा, कैश आ जाएगा। डेटर 37,000, डेटर 37,000। कैश में एक एडजस्टमेंट था, तो कैश है 22,000 जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है लेजर में। और यहाँ पर ये देखो हमें कॉन्सोलिडेटेड बनाना है, यानी दोनों का ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो डेटर 37 है, ब्रांच का कुछ था नहीं, कैश का 22 और 1,000। तो कैश ये हेड ऑफिस का है, ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, कैश ये हेड ऑफिस का है हम लोग का 22,000। ठीक है, और ब्रांच का है हम लोग का 1,000। ये सिर्फ हेड ऑफिस का दिया है, मतलब कॉन्सोलिडेटेड कर रहा है, ब्रांच का है नहीं तो लिख नहीं सकते। तो टोटल कैश है 23,000। अब इसमें कैश इन ट्रांजिट एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे ऐड तो होना चाहिए था किसके पास, हेड ऑफिस के पास, क्योंकि रिसीवर इस बार हेड ऑफिस था। ये देखो ब्रांच ने रेमिट किया था, अब दोनों का कॉन्सोलिडेटेड कर रहे हैं, बाकी ऐड होना चाहिए हेड ऑफिस में, लेकिन कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, टोटल में भी कर दो तो एक ही बात है, 24,500 हमें तो ओवरऑल दिखाना है। ठीक है, ये हम लोग का कैश बन गया। अच्छा, उसके बाद कैश के बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, ये तो नहीं होगा, सेल्समैन सैलरी, अदर एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, इंटर यूनिट अकाउंट्स, ये हम लोग देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसके बाद है हम लोग का कैपिटल। कैपिटल हम लोग का लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। कैपिटल ये सिर्फ हेड ऑफिस का ही होगा, हेड ऑफिस ही कैपिटल लगाता है बिजनेस में 50,000। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल नेट प्रॉफिट तो ये 23,957, 23,957, क्योंकि पूरे बिजनेस का हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये हो जाएगा 73,957। अच्छा, उसके बाद
यहाँ पर कैपिटल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर सिर्फ हेड ऑफिस का है 13,000, तो सन्ड्री क्रेडिटर हेड ऑफिस सिर्फ 13,000। अच्छा, इसके बाद प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये तो हमारा पीएल में चला गया, सेल्स गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये नहीं होगा। हाँ, एक आउटस्टैंडिंग बोनस है, वो लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग बोनस 156, और कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो लिखना पड़ेगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक तो है, रॉ मेटेरियल, जीआईटी और फिनिश गुड्स, तो ये लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मेटेरियल, जीआईटी और फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, तो रॉ मेटेरियल का यहाँ टोटल देख के लिख लेंगे 2300, 1500 और 2360, क्योंकि हमें तो ओवरऑल टोटल ही चाहिए, तो ये टोटल अवेलेबल है तो वहां से लिखेंगे 2300, 1500, 2360। ये टोटल करने से कितना आ जाएगा? 2300, 1500, 2360, 26,860 लेस करना पड़ेगा यहाँ से स्टॉक रिजर्व। ठीक है, लेस करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ से स्टॉक रिजर्व। अच्छा, स्टॉक रिजर्व कितना लेस होगा? ये जो नया बनाए, जैसे हम लोग डेटर का जो न्यू प्रोविजन बनाते हैं वही तो डेटर से लेस करते हैं। जैसे मान लो डेटर का हमें बोला है प्रोविजन 5%, 20,000 का डेटर है, उसमें बोला है 5% प्रोविजन क्रिएट करो, तो 5% मतलब मान लो हो जा रहा है हम लोग का 1,000 या 10,000 जो भी हो रहा है, तो यहाँ पर 10,000 भी अगर होता है 20,000 का 5%, एक बार चेक ही कर लेते हैं, 20,000 का 5%, तो ये कितना हो गया? 1,000। तो ये 1,000 हम लोग डेटर से लेस करते हैं, एज वेल एज इधर लिखते हैं। और अगर पहले से कोई प्रोविजन क्रिएटेड है, जैसे मान लो इधर अगर बैलेंस 800 पहले से प्रोविजन क्रिएट है, तो करेंटली हमें 1,000 की जगह 800 कम यानी 200 पीएल से लेने से ही होगा, लेकिन न्यूली क्रिएट प्रोविजन कितना होगा? 1,000 ही होगा, तो लेस तो हम लोग 1,000 ही करते हैं। पीएल में चार्ज कितना करेंगे? 200। अब वो 200 कैसे दिखा सकते हैं? इधर 1000 इधर 800 दिखा दो, या 800 लेस करके दिखा दो, एक ही बात है। वैसे ही यहाँ पर हमें स्टॉक रिजर्व कितना लेस करना पड़ेगा? जितना इस पर स्टॉक रिजर्व बना है करेंटली, जो मतलब क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है, दैट इज 1247, ये हमें लेस करना पड़ेगा। 1247, 26,860 माइनस 1247, तो यहाँ पर हो गया 25,630। अच्छा, अब देखते हैं टोटल करके, प्लस 24,500, ये हो गया 50, और ये भी है 37,000, 87,113, इधर भी उतना ही होना चाहिए। देखते हैं, -73 माइनस 73,957 माइनस 13,156, हाँ 0 आ रहा है, मतलब सही हुआ है 87,113, दोनों साइड मैच हो गया। हमें कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने बोला है, कॉन्सोलिडेटेड ये भी बनानी, ये इंडिविजुअली बोला था, बट बैलेंस शीट इंडिविजुअली नहीं बोला था, तो कंबाइनली बना दिया। जो भी बैलेंस शीट का आइटम है हम लोगों ने हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का मिला के लिखा, डेटर ब्रांच का था नहीं तो सिर्फ हेड ऑफिस का लिखा, कैश हेड ऑफिस ब्रांच का था, कैश इन ट्रांजिट जो हम लोग का एडजस्टमेंट बाकी था वो हम लोगों ने यहाँ कर दिया, क्योंकि वो बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट था, कहीं और नहीं हुआ। क्लोजिंग स्टॉक सबका मिला के इतना है, और उसमें से स्टॉक रिजर्व लेस करके जो एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो दिखा दिया, क्योंकि कोई बिजनेसमैन अपने ऊपर लगाया हुआ प्रॉफिट खुद से थोड़ी ना दिखाएगा, वो तो एलिमिनेट करेगा ही। और कैपिटल टोटल था, ये नेट प्रॉफिट आया ओवरऑल बिजनेस से, ब्रांच एज वेल एज हेड ऑफिस से, सन्ड्री क्रेडिटर, और ये हम लोग का आउटस्टैंडिंग जो है बोनस। ठीक है, बोनस आउटस्टैंडिंग था, तो जैसे करेंट लायबिलिटी होता है वैसे ही हम लोगों ने लिख दिया, तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। और ये जो इंटर अकाउंट ट्रांजैक्शन है, इंटर अकाउंट ट्रांजैक्शन हम लोग का फाइनल अकाउंट्स पे नहीं आएगा। अगर इंटर यूनिट अकाउंट बोल के कुछ भी दिया हुआ है तो वो हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त यूज नहीं करेंगे। हेड ऑफिस या ब्रांच में इंटर यूनिट अकाउंट्स का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है एक दूसरे के साथ वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन हमें अवॉइड करना है, बाकी सारी चीज आ जाएंगे, इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। वो एक्चुअली बाद में ना एडजस्ट हो जाता है। इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन मतलब ओवरऑल इनमें क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कैश हुआ या फिर स्टॉक इन ट्रांजिट हुआ, मतलब देखो ब्रांच और हेड ऑफिस के अंदर जितने भी सारे ट्रांजैक्शन हुए, रॉ मेटेरियल का हुआ, स्टॉक का, कोई अदर स्टॉक का हुआ, या फिर
फिनिश गुड्स का हुआ या फिर कैश का हुआ, तो वो होगा इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन। वो तो हम लोग ऑलरेडी इंडिविजुअली उसका इम्पैक्ट दिखा ही रहा है, क्योंकि हमें इंडिविजुअली तो बोला हुआ ही है कि क्या क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसीलिए ये इंटर यूनिट अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं लाएगा, ठीक है। तो उसको हमें अवॉइड करना है, वो नहीं करना है। तो ये हम लोग का जो है आज दो हम लोगों ने अलग टाइप का क्वेश्चन किया, तो ये कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 9, जो रेक्टिफिकेशन हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में किया ना, वैसा सेम क्वेश्चन एक जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हम बोलते हैं क्या क्या होमवर्क किया जा सकता है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 9 और 12, 13, 14, ये हम लोग जो है तुम लोग होमवर्क में इसे ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो तो सेम वही रेक्टिफिकेशन जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और हम लोग का 2 क्लास लगेगा अभी भी, हम लोग का क्या बोलते हैं उससे फॉरेन ब्रांच जो है वो तो करना पड़ेगा, वो बाकी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हो, और आज जो किया उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।